हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी क्लासेस आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी बेटा। ठीक है, हमने अभी पूरा डिटेल डिस्कशन करा बेटा, है ना। हमने पूरा इवेंट समझे, एक एक इवेंट मैंने आपको बताया। स्टॉक स्प्लिट मैंने आपको बता दिया, स्टॉक डिविडेंड मैंने आपको बता दिया, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट भी मैंने आपको बता दिया। आगे जब मैं आपको और केस स्टडीज कराऊंगा ना बेटा, वहां पे आपको रिवर्स स्टॉक स्प्लिट भी करा दूंगा। एक केस स्टडी एक्चुअली मैं आपको इसलिए और कराऊंगा बेसिक ईपीएस पे, क्योंकि उसमें एक तो मैं रिवर्स स्टॉक स्प्लिट कराऊंगा, दूसरा एक स्टॉक डिविडेंड में रेशियो वाला केस कराऊंगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो स्टॉक डिविडेंड में रेशियो नहीं दे रखी, परसेंट दे रखा है कि अगर आपके पास अभी इतना है तो उसका 10% आपको तो उसका 10% आपको स्टॉक डिविडेंड दे देंगे, तो ठीक है। लेकिन एक रेशियो वाला भी होता है, जैसे स्टॉक स्प्लिट में रेशियो दे रखे ना 2:1, ऐसी स्टॉक डिविडेंड में भी होती है। तो वो मैं आपको निकाल के बताऊंगा बेटा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स वहां पे अटक जाते हैं किसी चीज के लिए, तो मैं आप लोगों को इन डिटेल अच्छी तरह समझाऊंगा। आप ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, ठीक है। इसलिए वहां पे एक केस स्टडी और करेंगे, तब जाके अपना बेसिक ईपीएस को वाइंड अप करेंगे पूरा। वैसे तो अच्छी तरह ईपीएस हमारा इसमें हो जाएगा, बेसिक ईपीएस। अगर आप मॉक करना स्टार्ट करेंगे बेसिक ईपीएस के, तो आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देंगे, इसमें कुछ भी नहीं। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने ये अमाउंट निकालना सीखा था, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। यही है हमारा। हम बस पहुंच ही गए थे, बस बेटा दिक्कत क्या है, ये वेटेड एवरेज नहीं है। मतलब ये भी पुराने टाइम पे, मैंने आपको बताया था अपने एक लेक्चर के अंदर कि पुराने जमाने में कभी इसी को यूज करा जाता था, इसी को मान लेते थे। लेकिन मैंने आपको बताया था झगड़ा हो गया था, झगड़ा हो गया था। किसने? बेटा इन लोगों ने झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब ये ओपनिंग वालों ने, जनवरी वालों ने। इन्होंने बोला था कि भाई साहब हमने 12 महीने, इन्होंने बेटा देखो ध्यान से, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, ये 31 दिसंबर तक का आ गया। 31 दिसंबर तक इतने कंपनी के मालिक थे। भाई साहब अब देखो बड़े ध्यान से, 1 जनवरी को कंपनी के कितने मालिक थे? 1,30,000। पूरा साल चलता रहा, देखो महीने चलते रहे, पूरा साल खत्म हो गया 31 दिसंबर तक, क्योंकि उसके बाद और कोई इवेंट नहीं हुआ ना बेटा। आप बोलोगे सर आप कैसे कह रहे हो 31 दिसंबर तक? नवंबर 1 है बेटा, नवंबर 1 के बाद तो और कोई इवेंट नहीं हुआ ना, तो बेटा 31 दिसंबर को साल खत्म हो जाएगा। तो यही मान के चलेंगे उसका और कोई इवेंट हुआ नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही गिवन करा नहीं। तो 31 दिसंबर को नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, मतलब मार्केट में कितने शेयर घूम रहे हैं अब एक्चुअली में कितने आउटस्टैंडिंग है मार्केट के अंदर? 3,57,800 अभी हमारे मार्केट में घूम रहे हैं बेटा शेयर। ये है बेटा एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। अगर आप एट इन कॉन्ट्रास्ट देखेंगे साल के शुरू में, तो साल के शुरू में 1,30,000 शेयर थे, लेकिन साल के एंड में वो ही 1,30,000 बढ़ के 3,57,800 हो चुके हैं। तो देख रहे हो, मतलब इस साल कुछ ना कुछ घटनाएं हुई थी, चेंजेस हुए थे, रिपर्चेज, स्टॉक डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट्स वगैरह हुए थे। देखो इन सबका हमने चिट्ठा पूरा यहाँ पे लिख लिया है, समझ रहे बेटा। चलिए अब यहाँ पे आइए, स्टेप 2। ये तो था स्टेप 1, ये वाले शेयर निकाल लेना। लेकिन बेटा ये जो हमने निकाला है ना, ये गलत है आज की कैलकुलेशन के हिसाब से, क्योंकि देखो अगर आप 1 जनवरी वालों को देखो, इनका जो 1,30,000 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं, तो इसके बदले जो इन्होंने पैसा दिया होगा 1,30,000 शेयर के बदले, क्या कंपनी ने पूरे साल ये पैसा यूज नहीं करा? 12 के 12 महीने यूज करा होगा। तो इनका पैसा, प्रॉफिट तो ऑब्वियसली, बट ऑब्वियसली बेटा प्रॉफिट तो पूरे साल कंपनी ने कमाया, तो बट ऑब्वियसली उस प्रॉफिट को कमाने के लिए इनका पैसा यूज हुआ होगा। लेकिन बात यह है, तो इनको हिस्सा भी मिलेगा, लेकिन बात यह है कंपनी ने जो पूरे साल प्रॉफिट कमाया, इनका पैसा उस प्रॉफिट को कमाने के लिए कितना महीने यूज हुआ? 12 के 12 महीने यूज हुआ बेटा। 1 जनवरी को इन्होंने पैसा दिया, जनवरी यूज हुआ, फरवरी यूज हुआ, मार्च, अप्रैल, सो दिसंबर तक यूज हुआ। तो उस प्रॉफिट को कमाने के लिए पूरे साल इनका पैसा यूज हुआ होगा, इसलिए इनको उस प्रॉफिट में 12 के 12 महीने का हिस्सा चाहिए। 12 के 12 महीने का हिस्सा देना पड़ेगा, पूरा हिस्सा देना पड़ेगा, मतलब पूर्ण हिस्सा। अब आइए फेब्रुवरी वाले केस पे, बेटा शेयर तो यहां भी इशू है, लेकिन दिक्कत ये हुई है, ये जो शेयर यहां पे इशू है वो 1 फरवरी को हुए हैं, 1 फरवरी को हुए बेटा। तो 1 फरवरी को इनका जब शेयर इशू हुआ है, तो इनका पैसा कंपनी ने कितने महीने यूज करा? बेटा इनका पैसा सिर्फ कंपनी ने 11 महीने यूज करा है बेटा। 1 जनवरी वालों को तो 12 करा, लेकिन इनका तो 11 महीने यूज करा ना। तो नो डाउट इनका पैसा कंपनी ने यूज करा, तो बट ऑब्वियस पूरे साल प्रॉफिट, इनका प्रॉफिट कंपनी ने पैसा लगाया, कमाया, तो प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी ने पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो इनका पैसा भी कंपनी ने नो डाउट उस प्रॉफिट को कमाने के लिए यूज करा। कंपनी ने इन 1 फरवरी वालों का पैसा भी, इन 1 फरवरी वालों ने 20,000 शेयर खरीदे, तो उसके बदले पैसा दिया होगा, तो कंपनी ने उस पैसे से अपने धंधे में लगाया होगा, और प्रॉफिट कमाने में इनका भी हिस्सा है, तो इनको भी प्रॉफिट का हिस्सा देंगे नो डाउट। लेकिन बात ये आती है, क्या इनको भी पूरा का पूरा हिस्सा मिलना चाहिए क्या बेटा? प्रॉफिट तो पूरे साल कमाया, लेकिन उस प्रॉफिट को कमाने के लिए इन्होंने कितना योगदान दिया?
बात आ जाती है मेरिट। यही वाली बात जो बेटा चलती है ना, मतलब आप योग्यता के अनुसार देना पड़ा है, योग्यता के अनुसार देना बेटा, योग्यता के अनुसार ऑन मेरिट। क्या इन्होंने, नो डाउट इन्होंने भी प्रॉफिट कमाने में अपना हिस्सा दिया, लेकिन बात यह आती है कितना दिया है। इन्होंने सिर्फ प्रॉफिट को कमाने के लिए 11 महीने का अपना योगदान दिया है, क्योंकि बेटा एक महीने तो ये थे ही नहीं। जब ये थे नहीं तब प्रॉफिट किसकी वजह से कमाया जा रहा था? जनवरी वालों की वजह से। बेटा तुम तो फरवरी में आए हो, तुमसे पहले भी हमने प्रॉफिट कमा रहे थे, और उस प्रॉफिट को कमाने के लिए तुमने योगदान तो दिया नहीं, क्योंकि तुम तो फरवरी को आए हो। तो उस एक महीना किसने योगदान दिया? जनवरी वाले ने। इसलिए क्या इनको थोड़ा सा एज ज्यादा नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, आएंगे बाद में। अब आप फरवरी वाला भी समझे, तो फरवरी वालों को तो 11 महीने का योगदान। अब आ जाते हैं रीपर्चेज शेयर वाले पे। बेटा रीपर्चेज वाले क्या है, आपने शेयर ही रीपर्चेज कर लिया, सबका शेयर ही मार्केट ही आउटस्टैंडिंग कम हो जाएगी, ठीक है, इसमें तो कोई योगदान वगैरह का कोई केस ही नहीं है, इसमें तो कम हो गया। इस वाले मेथड में बेटा, इस वाले मेथड में शेयर रीपर्चेज को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन एक दूसरा जो मेथड है, जो मैंने आपको बोला था, जो मैं आपको वेंस को निकालना सिखाऊंगा, जो कि आप ज्यादातर अपने स्टडी मटेरियल्स में या कहीं से आपने पढ़ रखा हो, वहां ज्यादातर जो स्टूडेंट्स के बीच में चलता है वो वाला मेथड, उसमें मैं आपको बताऊंगा रीपर्चेज शेयर। एक्चुअली स्टूडेंट्स वहां पे अटक जाते हैं रीपर्चेज, उनको ये समझ नहीं आता ये रीपर्चेज महीने में जो महीना आता है वो कैसे आता है, बहुत जगहों पे वो अटकते हैं, इसलिए वो भी मैं आप लोगों को कवर करूंगा। इसलिए मैं ये वाला मेथड भी लेके आया हूं कि अगर आपको वो मेथड, वैसे तो जब वो मेथड मैं समझाऊंगा उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे नो डाउट, लेकिन मैं ये वाला मेथड भी लेके आया क्योंकि इसमें रीपर्चेज का कोई पंगा नहीं है, इसमें इवेंट्स का पंगा होता है बेटा। मैं आपको सिखाऊंगा इसमें इवेंट का पंगा क्या है। चौथा इवेंट बेटा हमारा स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इशू शेयर फिर से यहां पे करा, देखो 5 सितंबर को फिर से इशू करा बेटा, इन ये 5 सितंबर को हमने शेयर इशू करे कितने? 15,000। तो क्या ये जो 15,000 शेयर वाले इन्होंने भी तुमको पैसा दिया होगा? तो क्या है ये जो 15,000 शेयर इशू करके कंपनी ने जो पैसा उठाया, इस पैसे को भी कंपनी ने नो डाउट अपने धंधे में यूज करा होगा, तो नो डाउट धंधे में यूज करा होगा, तो कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट कमाने में इनका भी योगदान है। क्योंकि 1 सितंबर को पैसा दिया तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 4 महीने तो इनका पैसा यूज हुआ, तो बेटा 4 महीने से वेरी गुड थिंग, एक क्वार्टर से ज्यादा ही लगा इनका पैसा, तो एक क्वार्टर में तो पूरा इनका योगदान है प्रॉफिट कमाने का। तो बट ऑब्वियस है बेटा प्रॉफिट कमाने का इनका भी योगदान है, हालांकि कम है क्योंकि 4 महीने पैसे यूज करा। तो क्या इनको पूरे साल का हिस्सा देना चाहिए, सिर्फ 4 महीने का हिस्सा देना चाहिए? 4 महीने का, क्योंकि बेटा तुम्हारा हिस्सा जो इस प्रॉफिट को कमाने के लिए तुमने जो योगदान दिया, सिर्फ 4 महीने का योगदान दिया है। जैसे कि एम्प्लॉय ने सिर्फ 4 महीने अगर काम करा तो उसे 4 महीने की सैलरी देंगे, पूरे साल की सैलरी क्यों देंगे? नो डाउट तेरे जॉब लेटर में पूरे एनुअल सैलरी लिखी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना तू काम ही ना करेगा तो मैं तुझे एनुअल सैलरी दे दूंगा, ऐसा नहीं होता बेटा। तू 1 महीना काम करेगा तुझे एनुअल सैलरी दूंगा नहीं, योग्यता के अनुसार देंगे। ऐसे इनके साथ भी है, नो डाउट तुम कंपनी के मालिक हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुमको प्रॉफिट आएगा तो पूरे साल का प्रॉफिट दे देंगे बेटे, नहीं। प्रो रेटा बेसिस, आपने कभी पढ़ा होगा प्रो रेटा बेसिस, ये वही कंसेप्ट है, योग्यता के अनुसार देंगे आपको। आपने 4 महीने ही आपका पैसा कंपनी ने यूज करा है, इस प्रॉफिट को कमाने के लिए सिर्फ 4 महीने यूज हुआ है, तो तुमको सिर्फ 4 महीने का हिस्सा देंगे, ऐसा है। खैर, ये जो 4 महीने यूज करा है, 5 महीने यूज करा है, ये मैं आपको सेकंड मेथड की बात बता रहा हूं, मैं अभी आपको बता रहा हूं ये आप, क्योंकि मैंने आप लोगों को जानबूझ के बोल रहा हूं क्योंकि आप अभी वो मेथड पढ़ रहे हो, तो इसलिए मैं ये वाली बातें बता रहा हूं आपको। आप वहां पे 4 महीने लेते थे, 5 महीने लेते थे, जितना टाइम रहता है उतने महीने, यही है। लेकिन इस मेथड में 4-5 महीने जितने पैसा यूज करो वो वाला गेम नहीं है, क्योंकि इस मेथड के अंदर हम इवेंट्स लेते हैं कि एक इवेंट तक, कि अभी 1 जनवरी तक ये पैसा 1,30,000 कितना टाइम यूज हुआ, फिर दूसरे इवेंट तक ये पैसा कितना यूज हुआ, फिर तीसरे इवेंट तक कितना यूज हुआ, चौथे, हम इवेंट के हिसाब से चलते हैं। तो जितना जितना इवेंट चलता है वहां पे, और इसका कैलकुलेशन जो टोटल आएगा वो डिवाइड बाय वो 12/12 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है सम ऑफ ऑल बिट्स इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी अगर आपने बेटा कभी पढ़ी है, हालांकि 10th क्लास तक मैट्रिक लेवल पे बेटा सबने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, तो आप लोगों को इतना तो पता है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। ऐसे ही बेटा जब भी हम एवरेज लेते हैं तो सम ऑफ ऑल एवरेज आपको भी पता है बेटा उसका भी 1 होता है, वेट्स का, है ना, जितने भी आप वेट लेते हो उन सबका वेट इक्वल टू 1 होता है। ये सब 10th क्लास की मैथमेटिक्स है, हालांकि हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन अगर आप अपना सेकंड वाला मेथड करेंगे, वहां पे सम ऑफ ऑल वेट्स इज नॉट इक्वल टू 1 बेटा, वहां पे आप बड़े ध्यान से ये बात सुन लेना, ठीक है। चलिए आइए बेटा, अब यहाँ पे हमको कोई मतलब नहीं है इससे बेटा, क्योंकि ये हमने बस मैंने आपको निकालना सिखाया, लेकिन अब ये वाला आउटस्टैंडिंग हमें नहीं चाहिए, हमको तो वेटेड एवरेज चाहिए। तो ठीक है, देखते हैं बेटा वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे। बस बेटा अभी आप क्या करेंगे, आपने वही चीज अपनी यहाँ पे लिख ली, सेम टू सेम, मैंने वही सेम चीज निकाल के आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख लिया। लेकिन अब बड़े बात ध्यान से सुनो, ये जो 1,30,000 शेयर है साल के शुरू में,
इसमें पता है कि रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट है। कैसे? ये 1,30,000 अभी आपके मार्केट में आउटस्टैंडिंग नहीं है, 1,30,000 आपको पीछे किताबों में जाके चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। क्यों सर? हम क्यों करेंगे पीछे से किताबों में? क्योंकि आगे जाके मैंने आपको बताया था कुछ कुछ आगे जैसे आप आगे जाके एक कुछ ऐसे इवेंट्स, प्रेजेंट में आप कुछ ऐसे इवेंट्स कर दोगे जिसकी वजह से आपको अपनी प्रीवियस किताबें खोलनी पड़ेगी, गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ेंगे। ये वही वाली बात है, बोलते हैं ना बेटा क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, ये वही वाली बात है। कुछ कुछ आप जगहों पे ऐसी हरकतें कर देंगे कि जिसकी वजह से आपको अपनी पिछली किताबें खोलनी पड़ेंगी। जैसे अभी ओपनिंग बैलेंस चल रहा है, आपको इसको भूल जाओ एक सेकंड के लिए, भूल जाओ ये क्या लिखा है, ये राइट साइड में ये सब भूल जाओ, ये क्या लिखा है। अभी हम यहाँ पे ध्यान दो रेड वाले मार्केट में। साल के शुरू में 1,30,000 के शेयर थे, नए शेयर इशू करे 20,000, 1.5 लाख के हो गए, रिपर्चेज कर लिए 1,001 ले। लेकिन अब आ जाओ इस वाले केस में और इस वाले केस में। 1 जुलाई को बेटा आपने एक ऐसा इवेंट करा जिसमें आपको अपनी पीछे वाली किताबों को चेंज करना पड़ेगा। क्यों सर? अभी देख लेते हैं क्या करा आपने। 1 जुलाई को बेटा आपने 10% का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। मतलब आपने अपने शेयर होल्डर को यह बोला कि जिनके पास जितने भी शेयर हैं, मान के चलना उसका 10% हमने आपको और शेयर दे दिए, स्टॉक डिविडेंड दे दिया, इसी को डिविडेंड मान लेना। ओके, तो अगर तो पीछे जिनके पास जितने 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 शेयर होंगे बेटा वो सारे के सारे 10% से इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि आपने बेटा जिनके पास जैसे 1 जनवरी वाले हैं, आपको उनके स्टॉक डिविडेंड इंक्रीज करने पड़ेंगे बेटा, यहाँ पे किताबें इंक्रीज करनी पड़ेगी क्योंकि आपने बोला हमारे 10% स्टॉक डिविडेंड इंक्रीज कर, स्टॉक परसेंट डिक्लेयर कर दिया। तो बेटा ये जो 1 जनवरी में 1,30,000 शेयर लेके बैठे, इनका भी तो 10% इंक्रीज हो जाएगा डिविडेंड, ओ स्टॉक होल्डिंग इंक्रीज हो जाएगी ना इनकी। तो आपको पीछे जाके चीजें चेंज करनी पड़ेगी किताबों में। क्यों? क्योंकि अभी आपने डिविडेंड इंक्रीज कर, अभी आपने डिविडेंड बढ़ा दिया स्टॉक, तो मार्केट में आपका स्टॉक इंक्रीज हो गए। तो बेटा पीछे लेकिन किताबों में तो नहीं करा ना आपने, पीछे किताबों में तो 1,30,000 दिखा रखा है। अरे मान के चलो ये सब कोई शेयर आपने इशू करे नहीं, बस ये जो 1,30,000 है यही 1,30,000 चले जा रहे हैं। तो बेटा आपने 10% स्टॉक डिविडेंड इंक्रीज कर दिया, तो डिक्लेयर कर दिया, तो इनका 10% से होल्डिंग बढ़ जाएगी, तो नो डाउट 1,43,000 हो जाएगा मार्केट में अभी इनके। लेकिन ये तो मार्केट में 1,43,000 हो गए, लेकिन किताबों में तो 1,30,000 ही दिखा रहा है। मिसमैच हो गया। सोचो बेटा, ये आप अभी मान के चलो ये हमने फरवरी को कोई इश्यू नहीं करे, ना ही रिपर्चेस करे, मान के चलो 1 जनवरी को 1,30,000 थे और सीधा हमने 10% स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। तो बेटा आप 10% स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर कर दोगे तो इन रियलिटी इन शेयर होल्डर के पास 13,000 शेयर और आ जाएंगे। 1,30,000 का 10% 13,000 होता है, तो टोटल इनके पास कितनी होल्डिंग हो जाएगी? मार्केट में कितने शेयर घूम रहे हैं, कितने हो जाएंगे? 1,43,000 हो जाएंगे। हाँ जी हो जाएंगे। लेकिन किताबों में कितना दिखा रहा है, अकाउंट्स की बुक्स में कितना दिखा रहा है? अकाउंट्स की बुक में तो 1,30,000 ही है, तो ये तो रॉन्ग नंबर है, वायरस है, ये तो ठीक नहीं है, इसको ठीक करना पड़ेगा। अरे नंबर ऑफ द शेयर आउटस्टैंडिंग मार्केट में कितने घूम रहे हैं? 1,43,000, लेकिन किताबों में तो अकाउंट्स में तो ये दिखा रहा है कि नंबर ऑफ द शेयर आउटस्टैंडिंग 1,33,000 है, 1,30,000। तो बेटा जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, क्या ये मटीरियलिटी कंसेप्ट ट्रू एंड फेयर व्यू के खिलाफ है या नहीं है? खिलाफ है। अबे तेरे मार्केट में 1,43,000 मार्केट में शेयर घूम रहे हैं, लेकिन जो यूजर ऑफ बेचारा जो यूजर पढ़ के उसको बेचारे को जो मार्केट की नॉलेज नहीं है, वो बेचारे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिलाय करता है, उसको तो ऐसा लगेगा ना, ओ अच्छा मार्केट में कंपनी के 1,30,000 घूम रहे हैं, ओ लेकिन उसको क्या पता कि मार्केट में तो 1,43,000 है। बेटा ये तो गलत है, आपने अपने यूजर को बरगलाया है, झूठ बोल रहे हो। अब समझे? इसमें बेटा पीछे जाके एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अब समझे? अब समझ के बेटा पॉइंट ऑफ, मैं आपको लॉजिक बताया कि क्यों आपको चीजें चेंज करनी पड़ रही पीछे जाके, इसलिए करना पड़ा। ठीक है, तो ठीक है बेटा, अब हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, इसलिए देखो मैंने 1.1 इंटू 1.1 करा। अभी इंटू 2 मत करो, अभी ये बात का प्रोसेस है, तो अभी आप ऐसा करो, देखो ये मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, यहाँ पे फिल करता जा रहा हूं 1.1। अब समझा ये 1.1 नहीं है बेटा, एक्चुअली क्या है, इसका प्लस 10% भी अगर आप कर दोगे तो कर सकते हो। एक्चुअली मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बना के लिख दिया, ठीक है, 1 इंटू 1.1 हो गया ना, अरे 10% इंक्रीज हो गया ना। बेटा आप समझ नहीं रहे क्या? देखो एक, अगर आपने ये रेशियो कैसे है, 1.1 का फैक्टर कैसे निकाला? अगर किसी के पास अगर एक शेयर है, कंपनी ने उस पर 10% डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो 1% का 10% कितना होता है? 1% का 10% कितना होता है? 0.1। तो अब उसके बाद टोटल होल्डिंग कितनी हो गई? पहले एक था, 0.1 और आ गया, तो 1.1 नहीं हो गई, 1.1 हो गई ना, तो 1.1 है अब। तो बेटा अभी अब टोटल अगर होल्डिंग, अगर एक शेयर होल्ड करके अब उसकी नई होल्डिंग, अगर एक शेयर होल्ड करके अगर उसकी नई होल्डिंग 1.1 हो जाएगी, तो अगर किसी के पास 1,30,000 होगी, तो अब उसके पास कितनी होगी? तो 1.1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अरे बेटा लीनियर, अभी मैं फिर पढ़ा देता हूं, ये लो, अगर किसी के पास एक शेयर था
तो उसकी न्यू होल्डिंग, ये ओल्ड होल्डिंग है, ओल्ड मतलब पुराना उसके पास कितना पड़ा था, और न्यू होल्डिंग अब उसके पास कितनी हो जाएंगी, इतनी हो जाएंगी बेटा, इतनी हो जाएगी ना 1.1। पहले एक शेयर तो पुराना था ही, साथ में 0.1 स्टॉक डिविडेंड और आ गया, तो उसकी न्यू होल्डिंग इतनी है। तो 1,30,000 जिसके पास अगर पुरानी होल्डिंग में पड़ा है, तो न्यू कितना होगा, मल्टीप्लाई करके लीनियर रिलेशनशिप या यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो, निकाल लिए सर, तो इसको हम निकाल लेंगे, इसलिए मैंने इसको 1.1 यहाँ पे लिखा हुआ, ये भी बता दिया। वैसे तो आपको बेटा ये तो बहुत ही बेसिक था, आपको समझ जाना चाहिए था 1.1, कोई भी नहीं, अगर नहीं भी समझ में आया कोई नहीं, मैंने आपको बता दिया, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल आराम से चलेंगे। तो 1.1 ये फैक्टर है, इसको निकालना है, ठीक है, निकाल लेना। चलो 1.1 मैंने अभी लिख दिया, आगे चलते हैं कहानी पे, थोड़ी सी बातचीत अभी और है, चलिए आइए बेटा, अब यहाँ पे फिर से इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा ये हिंडर कर रहा है, चलिए ओके। और भी देखिए, अभी और भी देखिए बेटा, अभी 1,30,000 अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी यहाँ पे आइए, यहाँ पे किधर आइए, 1.5 लाख पे। अब आपने मार्केट में 20,000 शेयर और इशू कर दिए बेटा, अभी मार्केट में आपने शेयर 20,000 और इशू कर दिए, हाँ जी सर कर दिए, तो अब आपकी मार्केट में कितना आउटस्टैंडिंग हो गए, 1.5 लाख बेटा, 1.5 लाख हो गए, हानि हो गए। अभी इसमें भी हमको रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, कैसे सर, अरे बेटा ये स्टॉक डिविडेंड, अभी ऐसा समझो कब तक आपको ये रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करनी है बेटा, आपको पीछे एडजस्टमेंट तब तक करनी पड़ेगी 4 जुलाई से, मतलब 3 जुलाई तक आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा आपने सिर्फ 1 जनवरी वालों के लिए थोड़ी ना उनके स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर करें, अब तक जितने भी पास में मेरे शेयर होल्डर हैं सबके लिए करें, अरे इसके लिए भी करें, तो इस 1.5 लाख वालों के लिए भी अभी 20,000 आपने और इश्यू कर दिए, तो इनके लिए भी तो आपने डिविडेंड डिक्लेयर करा, स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर करा बेटा, इनके लिए भी तो आपने स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर करा या नहीं करा, हाँ जी करा है सर, तो इनको भी तो दोगे, तो यहाँ पे बेटा 1.5 लाख वालों को करोगे, एक फाइनल अमाउंट पे करोगे बेटा, फाइनल अमाउंट पे, क्योंकि अभी नंबर मैंने बोला नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग वालों को करना है, ये सारे नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग बेटा, ये जितने भी मैंने ब्लू कॉलम में लिखे हैं ना, ये नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है, ये सारे नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट। देखो अब 2 फरवरी को जो इवेंट हुआ उस टाइम एज ऑन डेट कितने नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग थे, इतने। 3 मई को एज ऑन कितने नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है, 1,49,000। 1 जुलाई को नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कितने, इतने। तो ये जो आपको फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, ये नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग पे करना है बेटा, याद रखना ये गेम, ये भी देखिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा है, ये नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग पे करना है, ऐसी ही जो चलो वो मैं बाद में बताऊंगा, बात कर, मतलब जितनी भी आपको रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करनी है, ये आपको नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग पे करनी है, ये जो मैंने ब्लू लिखा है, ऐसे नहीं करनी, इवेंट्स पे नहीं करनी, इवेंट्स पे नहीं करनी, उस इवेंट की डेट पे जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग है उस पर करनी है। तो बेटा 1 फरवरी को आपने नोट आउट इवेंट करा 20,000 शेयर इशू करके, लेकिन अब आपके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कितने हो गए, 1,50,000, तो ठीक है, तो अब आपके मार्केट में कितने घूम रहे थे, 1,50,000, लेकिन बेटा ये तो पुराना फिगर है, ये तो पुराना फिगर बेटा, ये तो पुराना फिगर है, कैसे सर पुराना फिगर है, अरे 1 जुलाई, ये तो एक पुराना फिगर है ना 1 फरवरी वाला, लेकिन 1 जुलाई को आपने 10% स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, आपने 1 जनवरी को स्टॉक 1 मई को नहीं, 1 जुलाई को आपने स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर करा 1.1 को, तो आपको बेटा उसको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज करने पड़ेंगे, आपको नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज करने पड़ेंगे फिर से, तो इसको भी 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो, करना पड़ेगा ना बेटा, ये तो 1.5 लाख डालो, ये तो 1.5 लाख शेयर पुराने हैं, इनको कंपनी ने स्टॉक परसेंट डिविडेंड डिक्लेयर करा, तो इनटू 1.1 से कर दोगे, इनकी भी न्यू होल्डिंग निकल के आ जाएगी ना। लेकिन आप बोल रहे हो सर ये तो कर चुके हैं हम यहाँ पे 1,30,000, 1.5 लाख में से सर 1,30,000 को तो ऑलरेडी मिल चुका है ना, अरे बेटा लेकिन वो 1,30,000 इसके अंदर इंक्लूडेड है ना, तो सर यहाँ पे क्यों करा, उसका रीजन मैं आपको भी थोड़ी बाद बताऊंगा। आपको ये शायद डाउट आ रहा होगा सर ये 1,30,000 है, इसमें तो 1.1 ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो ये 1.5 लाख में हम दोबारा क्यों कर रहे हैं 1.1, सीधा जो बाकी बच्चे हुए हैं 20,000 उन पे 1.1 मल्टीप्लाई करते हैं, वो वाला जो मेथड है बेटा वो आपका सेकंड मेथड है जो आप एक्चुअली सोच रहे हो, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, आप गलत नहीं सोचा, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन वो सेकंड मेथड है जो एक्चुअली आप अपने स्टडी मटेरियल्स या किसी कहीं पे पढ़ रहे हो, ये वाले मेथड में बेटा ये नहीं करना होता, उसमें क्या है वो रीजन चलो मैं आपको थोड़ी देर बाद ही बताऊंगा, वरना आप कंफ्यूज हो गए बेटा, इस मेथड को भी इसी मेथड से समझते हैं, सेकंड मेथड मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है, समझाऊंगा अभी सारा समझ में आ जाएगा बेटा, टेंशन नहीं लेनी, और बाद में आप खुद डिसाइड कर लेना आप कौन से मेथड में कंफर्टेबल हो। मैं टेक्निकली ये पर्सनली ये वाला मेथड यूज करता हूं बेटा, ठीक है, चलिए कोई नहीं, क्योंकि एक्चुअली जो एवरेज का सेंस है ना बेटा, जो वेटेड एवरेज का जो एसेंस है वो इस मेथड में बेटा, वो इस मेथड में, लेकिन जो लॉजिक का सेंस है, लॉजिक सेंस वो सेकंड मेथड में बेटा, दोनों मेथड अपनी जगह है, कोई भी मेथड गलत जगह नहीं है, मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये वाला मेथड सही है, लेकिन अगर लॉजिक सेंसेस देखेंगे कि भाई हाँ औकात के अनुसार योग्यता के अनुसार वो सेकंड मेथड है बेटा, ठीक है, तो ऐसे देखना है, चलिए ठीक है, तो 1.5 लाख में बेटा 1.1 मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही बेटा तीसरा नंबर ऑफ, ये देखो ब्लू लाइन को देखते रहो बेटा, मैंने आप लोगों को जानबूझ के बना रखी है, ये नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है एज ऑन डेट, अब 1 मई को एक इवेंट आपने और करा,
आपने शेयर रीपरचेज कर लिए, तो नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कितने हो गए? 1,49,000 हो गए। ठीक है, 1,49,000 हो गए। तो अब हमारे मार्केट में कितने शेयर घूम रहे हैं? 1,49,000। लेकिन बेटा क्या ये सच में 1,49,000 है? ये तो पुराने हैं। आपने 1 जुलाई को स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया था, तो इन पुरानी, अब हमें पीछे किताबों में जाके भी इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब मार्केट में 1,49,000 नहीं है, 1,49,000 नहीं है, इंक्रीज हो गए 10% से। तो लो बेटा 1.1 से इसको भी मल्टीप्लाई करते रहो बेटा, बस इस नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग का आंसर अपने आप निकल के आएगा, अपने आप। चलो अब लो लो, अरे सर ये भी कर देता है 1.1 से, अरे इसको मत कर देना 1.1, 1,63,900 को 1.1 से मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि ये तो वो दिन है ही बेटा। ये तो वो दिन है ही बेटा, उस दिन थोड़ी ना कोई शेयर इशू करा, ये तो वो दिन है ही बेटा। 1,63,900 को मल्टीप्लाई मत कर देना, ये तो वही दिन है 1,69,900 वाला। समझ रहे बेटा मेरी बात? ठीक है सर, ठीक है सर, हम समझ गए आपकी बात। ओके, आइए बेटा बड़े ध्यान से, अब इसको हमने 1.1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, इसके बाद से बेटा अब ये जितने भी डेट आ रहे हैं यहाँ पे 1.1 मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि यहाँ पे बेटा, क्योंकि ये जो स्टॉक डिविडेंड है ये तो ओसी, ये तो वही देना है, इस पे तो करना ही नहीं। दूसरा, अब ये जो 15, ये जो 1,78,900 इसको मत कर देना 1.900। क्यों बेटा? आप मुझे बात बताओ, यहाँ पे मैं 1.1 क्यों ना करूं? यहाँ पे जब आपने शेयर इश्यू करा है, यहाँ पे क्यों ना करूं? क्योंकि बेटा स्टॉक डिविडेंड तो पुराने शेयर होल्डर पे देंगे ना, इनके लिए हमने कुछ स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर करा है कि नए वालों के लिए? नहीं, तो इनके लिए क्यों कर रहे हो? पुराने वालों के लिए करते बेटा, पुराने पीछे जाके करेंगे, ये तो नए हैं, इनके लिए तो हमने कुछ स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा, इसलिए इस पे नहीं करेंगे। अब लॉजिक समझे बस। तो बेटा ये वाली एडजस्टमेंट तो क्लियर हो गई। एक रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट तो आपने कर ली बेटा, एक रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट तो आपने कर ली। अब बचा है बेटा एक दूसरा, मतलब ये वाला रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट आपने कर लिया बेटा। अब दूसरा रेट्रोस्पेक्टिव जो है बेटा वो है स्टॉक स्प्लिट। इन्हीं दो केस में बेटा आपको पीछे जाके किताबें खोलनी पड़ेंगी। मैंने आपको बताया था इस लेक्चर की, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि बेटा दो इवेंट्स आप ऐसे करोगे, दो इवेंट है आपका ऐसा कि अगर जब वो आप कर लेते हो तो आपको पीछे जाके अपनी किताबों में चेंजेस करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे इसका लॉजिक भी मैंने बता दिया, क्योंकि रियल लाइफ में आपके नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कुछ है और किताबों में कुछ है। तो बेटा यूजर को तो आप ऐसे झूठ नहीं बोल सकते ना, वो देखेगा देखो रियल लाइफ में ऐसे नंबर ऑफ शेयर, लेकिन आपने किताबों में दिखा रखा है, झूठा दिखा रखा है, तो बेटा ये तो गलत हो जाएगा। तो आपको उसको मैच करना पड़ेगा ना रियल लाइफ से, तो इसलिए हमको पीछे जाके रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट जाके करनी पड़ती। अब आप समझे, तो एक एडजस्टमेंट हमको करनी पड़ती है रेट्रोस्पेक्टिव या रेट्रोएक्टिव, कहां पे बेटा? स्टॉक डिविडेंड के केस में। दूसरी हमें करनी है स्टॉक स्प्लिट के केस में। क्यों बेटा? क्योंकि पहले आपने जो शेयर इश्यू करे थे उसकी जो पार वैल्यू थी वो $10 की थी, लेकिन आपने अब 1 नवंबर को बोल दिया कि नहीं नहीं, ये जितने भी हमारे $10 की पार वैल्यू तो अब नहीं है, 5 है। तो बेटा जो 1 जनवरी वालों को खरीदे थे, 1 जनवरी वालों, उन्होंने तो $10 के रेट से खरीदे थे, लेकिन अगर अब आपने टुकड़े कर दिए, तो अब अगर आपने टुकड़े कर दिए मतलब आपने बोल दिया नहीं अब वो 10 वाले 5 हो गए, आपने रिड्यूस कर दी पार वैल्यू, तो बेटा ऐसे तो शेयर के टुकड़े हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। यही बोल रहा है वो 2 for 1। वो कह रहे हैं अगर किसी के पास 1 है 2 हो जाएंगे। तो ऐसी अगर 1 जनवरी वालों ने अगर 1,30,000 खरीदे थे, तो क्या उनके 2,60,000 नहीं हो जाएंगे? डबल नहीं हो जाएंगे? तो इनटू 2 करेंगे। ये देखिए यहां पे ये लिखा है 1.1 फिर इंटू 2। ये 1.1 क्यों करा? ये पहली एडजस्टमेंट है, ये पहला जो स्टॉक डिविडेंड वाला केस है, और ये बाकी जितने भी 2 है ये सारा स्टॉक डिविडेंड का केस है। इसमें भी इंटू 2 करेंगे, इंटू टू ऐसे करके आपका आंसर निकल के आएगा। ये जो फिर आपका टोटल फाइनल आंसर निकल के आएगा बेटा, ये पे आपका आएगा आंसर। अब ये क्या है? वेटेड एवरेज, ये भी हम देखेंगे क्या, ये भी तो, ये तो मंथ वाला केस है, ये मंथ वाला केस है। यहाँ पे स्टॉक रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट वाला फैक्टर बता रहा हूँ, रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट का फैक्टर। अब आप इसको इंटू 2, ये तो ये जो टोटल फैक्टर निकल के आएगा वो 2.2 निकल के आएगा। इसे बोलते हैं रेट्रोएक्टिव रीस्टेटमेंट फैक्टर। लॉजिक से बताया बेटा, इसी से ही स्टूडेंट्स को खौफ है, समझ ही नहीं आता ये क्या है, क्योंकि मैंने आपको बहुत ज्यादा इन डिटेल करके बता दिया, बहुत ज्यादा इन डिटेल करके। तो ये इंटू 2 का कंसेप्ट समझे बेटा, कुछ नहीं है, क्योंकि पहले जो आपका शेयर व्यापार वैल्यू था वो था $10, लेकिन आपने 1 नवंबर को ये अनाउंसमेंट कर दी कि अब ये जो जितने भी $10 वाला पार वैल्यू है, अब इसके हमने टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए। पहले अगर $10 था वो 5 हो गए, 2 टुकड़े कर दिए मतलब 5 के बेटा इक्वल टुकड़े होते हैं इसके। ठीक है, अगर 3 कर दिए तो डिवाइड बाय 3 कर देना, 0.3 0.3 0.3। ठीक है, ठीक है, तो 2 टुकड़े कर दिए आपने, तो अब 5 के मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है बेटा, मैंने आपको ये चीज प्रूव करके बताई थी, वो मैंने आपको ऑलरेडी इस लेक्चर में बता चुका हूं।
प्रूव करके बताया कि अगर आप पार वैल्यू को डिक्रीज कर देते हो, मतलब 2 for 1 कर दोगे, मतलब कम कर दोगे, तो शेयर के टुकड़े ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो यहां पे तो खैर वो आपको बोल ही रहा है कि अगर किसी के पास एक शेयर है तो स्टॉक स्प्लिट के बाद ऑटोमेटिकली 2 हो जाएंगे। मान के चलना आपके पास अब 2 हो जाएंगे। न्यू होल्डिंग कितनी हो गई? 2। बेटा स्टॉक डिविडेंड के केस में देखो, स्टॉक डिविडेंड के केस में ओल्ड होल्डिंग कितनी थी? 1। पहले अगर किसी के पास एक थी तो अगर किसी के पास एक शेयर है तो ओल्ड होल्डिंग है ना। न्यू होल्डिंग कितनी हो जाएगी? स्टॉक डिविडेंड का केस बता रहा हूं, स्टॉक डिविडेंड का 1.1। कैसे? किसी के पास अगर एक शेयर है वो तो ओल्ड होल्डिंग है, लेकिन न्यू होल्डिंग हो जाएगी भाई, पहले तेरे पास एक था, अब 0.1 का स्टॉक डिविडेंड हो रहा है तो टोटल 1.1। लेकिन स्टॉक स्प्लिट में ऐसा नहीं है, स्टॉक स्प्लिट में 1.1 नहीं है। बड़े ध्यान से सुनो मेरी बात, स्टॉक डिविडेंड में ऐसा नहीं है। स्टॉक डिविडेंड में अगर किसी को ओल्ड होल्डिंग मतलब अगर किसी के पास एक शेयर है जो कि ओल्ड होल्डिंग है, तो जो न्यू होल्डिंग जो है बेटा, न्यू होल्डिंग वो 2 होगी। क्यों? क्योंकि उसने बोला 2 for 1, उसने बोला 2 for 1। मतलब अगर किसी के पास एक है तो उसके पास अब 2 हो जाएंगे। मतलब कंपनी कह रही है जिसके पास एक शेयर है वो मान के चलना उनके पास ऑटोमेटिकली 2 हो जाएंगे, मतलब डबल हो जाएंगे शेयर, मतलब उनकी होल्डिंग डबल हो जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पे इंटू 2 कर दिया, क्योंकि बेटा अब हमें रेट्रोस्पेक्टिव जाके करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब तो मार्केट में शेयर इंक्रीज हो गए ना। क्योंकि अगर आपने स्टॉक स्प्लिट करा, अगर बेटा आपने स्टॉक स्प्लिट करा यहाँ पे, ये देखो सारे इंक्रीज हो गए, देखो इंटू 2 करा ना, तो अब मार्केट में कितने? 3,57,800 है। लेकिन बेटा लेकिन अगर आप किताबों में जाके देखोगे, मार्केट में तो नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन किताबों में तो अभी भी 1,30,000 है एट द रेट ऑफ 10 पार वैल्यू। तो बेटा ये तो वायरस हो गया, तो गलत हो गया। यूजर देखेगा भाई ये क्या है, मार्केट में तो नंबर ऑफ शेयर ज्यादा है इन 1,30,000 वालों के पास। अगर वो एक्चुअली में रियलिटी में जाएगा, इन 1,30,000 वालों से मिलेगा, वो बोलेगा सर आपके पास अभी कितने शेयर है? वो बोलेगा मेरे पास तो अभी 2,60,000 है। बोलेगा कैसे? अरे कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट कर दिया था तो हमारे शेयर डबल हो गए। उन्होंने बोला था अगर किसी के पास एक है तो 2 हो जाएंगे, तो हमारे पास 1,30,000 थे, हमारे पास डबल हो गए 2,60,000। लेकिन वो देख रहे किताबों में तो 1,30,000 दिखा रखा अभी भी। तो क्या गलत नहीं हो गया बेटा? गलत हो जाएगा। इसलिए हमको इसको ठीक करना पड़ेगा, पीछे जाके डबल कर देंगे, ये दो इंटू 2 कर देंगे इनकी होल्डिंग को। पहली एडजस्टमेंट हमने किसकी करी? पहली एडजस्टमेंट बेटा हमने करी स्टॉक डिविडेंड की। पहली जो एडजस्टमेंट हमने बेटा करी वो करी हमने स्टॉक डिविडेंड की करी, ठीक है। चला गया। हाँ, स्टॉक डिविडेंड की देखो हमने एडजस्टमेंट करी, फिर हमने इसकी करी। ऐसे ही बेटा आपको नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग की करनी है, इसकी करनी है, इसको भी इंटू 2 कर दो, इसको भी इंटू 2 कर दो। सर इसको भी करें? हाँ बेटा इसको भी। सर इसको क्यों करें? इसमें तो आपने स्टॉक डिविडेंड में नहीं करा। बेटा स्टॉक डिविडेंड में हमने इसलिए नहीं करा क्योंकि ये तो था ही उस दिन, स्टॉक डिविडेंड जिस दिन डिक्लेयर करा। स्टॉक डिविडेंड से अब तक जितने पहले की स्टॉक डिविडेंड की डेट से पहले जितनी भी एडजस्टमेंट है वो उतना करना है। अबे उस डेट पे तो सब हो ठीक हो ही जाएगा, वो तो प्रेजेंट चल रहा है। अरे पास्ट में जाके गलतियां ठीक करोगे ना, प्रेजेंट में तो आप ठीक कर ही सकते हो, फ्यूचर में तो आप, और फ्यूचर में तो स्टॉक डिविडेंड किसी के लिए था ही नहीं। स्टॉक डिविडेंड तो आप अपने पुराने शेयर होल्डर के लिए डिक्लेयर करते हो। सीधी बात है, न्यू शेयर होल्डर तो अभी तो आएंगे, अभी तो आएंगे बेटा, 5 सितंबर को आएंगे। फ्यूचर किसने देखा? आप 4 जुलाई पे खड़े हो अभी। इसलिए दूसरा स्टॉक, अच्छा तो स्टॉक स्प्लिट क्यों कर? अबे क्योंकि स्टॉक स्प्लिट से पहले पहले आप जितनी भी डेट आ रही है सब पे तो करोगे ना। आपने स्टॉक स्प्लिट 1 नवंबर को करा, तो उससे पहले आप जितने भी शेयर होल्डर थे वो उन सब ने तो पार वैल्यू 10 पे खरीदते थे एट द रेट 10। देखो आपने 1 सितंबर ये जो शेयर खरीदे थे, आपने जो 1 सितंबर को शेयर इशू करा 15,000, ये भी तो आपने $10 भी खरीदे हैं। अब लेकिन आपने 1 नवंबर को बोला नहीं नहीं ये $10 वाला गेम नहीं है, अब हमने इसका हाफ कर दिया। मतलब अगर किसी के पास 15,000 है तो वो 30 हो जाएंगे, इसलिए इसको भी इंटू 2 करा है, ठीक है। तो इसका भी नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटू 2। ये जो नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग वाले हैं इन सबको आपको इंटू करनी। मतलब ये जो रीस्टेटमेंट, रेट्रोएक्टिव रीस्टेटमेंट फैक्टर जो आपको लगाना है, RRF जो आपको लगाना है, ये आपको नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग पे लगाना है, ये ब्लू पट्टी पे। बेटा गलती से भी इवेंट पे मत लगाना, क्योंकि वो इवेंट वाला पंगा सेकंड मेथड है बेटा, वो सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड में आप सिर्फ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग में लगाओगे, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी इवेंट्स इंक्लूडेड है, सब कुछ इंक्लूडेड है बेटा, इसमें मत करना बार बार। तो ये लो बेटा मैंने यहां पे कर दिया, ये लो। लास्ट क्लासेस तक अब तक जो हमने पढ़ लिया बेटा वो ऑलमोस्ट ईपीएस का 80 to 85% पढ़ लिया है। 15% थोड़ा सा रहता है, वो 15% बस यही है मंथ्स वाला। मतलब अगर आज मैं सिंपल में बात करूं तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, मतलब टॉपिक भी नहीं है, आज एक पार्ट है हमारे ईपीएस का ही, बैंस्को का, जिसपे आज मैं आपको मंथ्स का, वेटेड मंथ्स, वो जो वेट्स होते हैं बेटा, जो मंथ्स की कैलकुलेशन होती है 9/12 जो आप लोग अब तक करते आ रहे होगे, है ना, उसको फ्रैक्शन ऑफ द ईयर बोलते हैं, ठीक है। उसका एक्चुअली जो टेक्निकल नेम है फ्रैक्शन ऑफ द ईयर है। मतलब
पूरे साल में से कितना टाइम आपने अपना पैसा कंपनी में फंसा के रखा, बस। जिसने ज्यादा पैसा फंसा के रखा उसको ज्यादा शेयर मिलना चाहिए, क्योंकि उसका पैसा ज्यादा टाइम कंपनी ने यूज करा। तो बट ऑफिस बेटा नेट प्रॉफिट को कमाने के लिए उसका पैसा ज्यादा यूज हुआ है, तो बेटा जिसका पैसा ज्यादा यूज हुआ है उसी को ज्यादा शेयर मिलना चाहिए, ये तो बट ऑब्वियस है। हालांकि इसका डिटेल लॉजिक्स मैं आपको अपनी क्लासेस में बता चुका हूं, बताता आ रहा हूं बेटा, ठीक है। तो आप मेरे लास्ट क्लासेस को रेफर करिए। ये क्लास एक्चुअली कंटिन्यू क्लास है बेटा मेरी पिछली क्लास की, क्योंकि वो लेक्चर बड़ा हो गया था, इसलिए मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। दूसरा, मैंने सोचा इस कंसेप्ट को अलग ही लेक्चर में कवर कर देते हैं, हो सकता है आपको वो ही इतना ज्यादा आपके माइंड में भर गया हो कि आप अब ना चाहो कि ये इसको अब ये नहीं पढ़ सकता सर, तो मैंने थोड़ा थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं वहां पे, ठीक है, क्योंकि वो 1 घंटे से ऊपर बन गया लेक्चर, ठीक है। आज इस क्लास के बाद हमारा बेटा बेसिक ईपीएस पूरा खत्म हो जाएगा, इसके बाद हमें बेसिक ईपीएस नहीं करना। हालांकि अभी मुझे आपको 2 चीजें करानी है, एक तो पार्टिसिपेटिंग सिक्योरिटी का मुझे आपको एक केस कराना बेटा, है ना, 2 क्लास मेथड बताऊंगा वो करेंगे, और उसके बाद एक बेसिक ईपीएस का और एक और एग्जाम्पल करेंगे, सारा हो गया। मतलब अगर मैं इतना पार्टिसिपेटिंग सिक्योरिटी का 2 क्लास मेथड भी कर दूं तो पूरा बेसिक ईपीएस हो गया और आप आराम से क्वेश्चन निकाल भी लोगे। लेकिन कभी कभी क्या है, स्टूडेंट्स को बताऊं, कुछ मॉक्स करते एक दिक्कत आ जाती है, जब वो रिवर्स स्टॉक स्प्लिट करते हैं, हालांकि इजी होता है लेकिन कभी करा नहीं इसलिए अटक जाते हैं। दूसरा, स्टॉक डिविडेंड वाले जो मैंने अब तक आपको केस बताया, मैंने आपको दिखाया अब तक परसेंटेज वाला केस, कभी कभी उसमें रेशियो आ जाती है, अब रेशियो वाले में बहुत सारे स्टूडेंट्स अटक जाते हैं, तो इसलिए मैं वहां पे उनकी हेल्प कर दूंगा, इसलिए वो एक केस भी ले दूंगा ताकि आपको सारा अच्छी तरह क्लियर हो जाए। आप लोगों को पता है मैं आप लोगों को प्रिपरेशन बिल्कुल 0 लेवल से करा के चल रहा हूँ और बिल्कुल लास्ट लेवल तक करा रहा हूँ, बीच में अब तक हमारा कुछ भी रह नहीं रहा है, ठीक है, ओके। तो देखिए जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो स्टॉक डिविडेंड वाला परसेंटेज वाला है, एक पेपर में 2 टाइप ऑफ स्टॉक डिविडेंड वाले केस आते हैं, तो परसेंटेज वाले आते हैं और एक रेशियो वाले आते हैं, तो मैं आपको दोनों कराऊंगा, ठीक है। अभी तो मैंने परसेंटेज वाला एग्जांपल लिया, लास्ट में हम रेशियो वाला भी ले लेंगे, तो आपको इन डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव कवर हो जाएगा, चलिए ठीक है। उसके बाद बेटा हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो डायलूटेड ईपीएस के ऊपर होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें थोड़ी सी डिटेल चर्चा भी होगी हमारी, ठीक है बेटा, तब जाके हमारी ईपीएस की सीरीज खत्म होगी। चलिए, बाकी जो फिर हमारी बची हुई मार्केट रेशियो है बेटा, तब हम वो करेंगे, जैसे डिविडेंड पे आउट रेशियो हो गया। रीजन एक्चुअली क्या था, जो मेरा वैसे शेड्यूल था, एज पर शेड्यूल मुझे बेटा एक्चुअली डीपीएस रेशियो, है ना, डिविडेंड पे आउट रेशियो, सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ रेट रेशियो, अपना होल्डिंग रेशियो, है ना, ये सब एक्चुअली मुझे आप लोग, रिटेंशन रेशियो, मुझे आप लोगों को ये सब बतानी थी, डिविडेंड रिटेंशन रेशियो, रिटेन अर्निंग्स रेशियो, ये सब मुझे आपको बतानी थी एक्चुअली। रेशियो आप देख रहे होंगे छोटी मोटी बीच में, ये छोटी मोटी रेशियोज रहती हैं, करानी एक्चुअली एज पर शेड्यूल मुझे ये था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक्चुअली मुझको ये डाउट आता था कि सर क्योंकि अभी थोड़ा एग्जाम टाइम चल रहे हैं सर, आप प्लीज ईपीएस पहले कवर करा दीजिए, पेपर में चल रहे हैं बेटा, बट ऑब्वियस है डाइल्यूटेड ईपीएस सर समझ नहीं आ रहा, आप डाइल्यूटेड ईपीएस करा दीजिए, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, हम ईपीएस को ही अपना स्टार्ट करा देंगे। हालांकि मेरे शेड्यूल के हिसाब से बेटा ये अटेम्प्ट फोकस में नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि अभी जैसे मैं चल रहा हूं तो बेटा ये अटेम्प्ट अभी उसमें कवर नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने उसको तो सोचा ही नहीं है, मैं तो उसको आगे जो आने वाले मेरे अटेम्प्ट्स हैं उन लोगों के लिए मैं टारगेट लेके चल रहा हूं। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स का मुझे आया कि सर आप अभी मार्केट रेशियोज में ही हो, तो मार्केट रेशियो में क्यों ना सर आप पहले ईपीएस ही करा दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है ईपीएस ही करा देते हैं, पूरी ईपीएस सीरीज ही ले आते हैं, क्योंकि मेरी ईपीएस सीरीज मुझे लानी थी, मैंने कहा चलो इसको लास्ट में कवर करूंगा, लेकिन मैंने फिर ठीक है इतने सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं तो मैं ईपीएस सीरीज डाल देता हूँ, इसलिए मैंने सबसे पहले वो लिया, बाकी फिर उनको मैं लास्ट में कवर कर दूंगा जो छोटी मोटी रेशियोज रहती है। आज ही बेटा अपना ये जो फ्रैक्शन ऑफ द ईयर वाला कंसेप्ट है, ये फ्रैक्शन ऑफ द ईयर मतलब पूरे साल पे आपने कितने टाइम अपना पैसा कंपनी में फंसा लिया, मतलब 12 महीने में से क्या पूरे 12 के 12 महीने उन शेयर होल्डर्स ने अपना पैसा कंपनी को दे रखा है, जिसने सबसे ज्यादा पैसा दिया उसको हम ज्यादा से ज्यादा शेयर देंगे, तो एक वेट बना लेंगे ना, अरे एक योग्यता के अनुसार दे देंगे ना, कि जैसे इसने 6 महीने दिया तो उसको 6 महीने के हिसाब से देंगे, इसने 5 महीने दिए इसको 5 महीने के हिसाब से देंगे, इसने 1 महीना दिया तो इसको 1 महीने के हिसाब से देंगे। और सर अगर किसी ने दिन के हिसाब से दिया, बेटा दिन वन की कैलकुलेशन हम भी लेते हैं, हम यहाँ पे महीनों की कैलकुलेशन लेते हैं, अगर एक दिन होगा उसको 0 ही मान के चलेंगे, क्योंकि वो ना के बराबर आएगा, उसका शेर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अरे आप एक दिन को महीनों में निकाल के देखोगे तो बेटा आपको पता है कुछ भी नहीं आना उसका, ठीक है। आ जाइए बेटा, तो ये वाला कंसेप्ट मैं आपको नहीं समझा रहा, देखो ये रेट्रोएक्टिव रीस्टेटमेंट फैक्टर, ये मैंने आपको बताया था RRF, जिसे हम
रीस्टेटमेंट बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, ये कैसा आया 1.1, ये कैसा आया 2, आगे क्यों नहीं 1.1 हुआ, ये सब मैं आपको ऑलरेडी इन डिटेल लास्ट क्लास में बता चुका हूं, आपको पता ही होगा ये सब, है ना। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहता हूं, जो मेरे क्लास में स्टूडेंट्स अगर लेक्चर देख रहे हैं, अगर कोई पहली बार इस लेक्चर में प्रकट हो गया, तो मैं उनको ये बोलूंगा, इस लेक्चर को अभी ना देखें, इसको पॉज करें और पिछले लेक्चर पे जाइए, क्योंकि एक्चुअली पिछले लेक्चर का कंटिन्यूशन है। ठीक है, ये अभी कंटिन्यू हो रहा है, तो आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा अगर आपने ये लेक्चर सीधा देख लिया तो। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुका हूं। ये तो वो था कि बेटा अब तक आप पीछे जाके एडजस्टमेंट करो, अभी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर नहीं आया, अभी भी एवरेज नंबर ही चल रहा है। इसमें बस हमने ये करा, पीछे जाके चीजें चेंज करिए, क्योंकि प्रेजेंट में आपने कुछ ऐसी घटनाएं करी हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूं हाईलाइट, ये घटनाएं जो बेटा जो दो प्रेजेंट में आप कर रहे हो, उससे क्या होगा, पीछे जाके आपको चीजें किताबों में चेंज करनी पड़ेंगी। रीजन भी, क्योंकि जब आप ये प्रेजेंट में चीजें करोगे, जैसे 10% स्टॉक डिविडेंड कर दिया, ये 2-for-1 स्टॉक स्प्लिट कर दिया, इससे क्या होगा, मार्केट में आपके रियलिटी में शेयर बढ़ जाएंगे। अरे अगर आप स्टॉक डिविडेंड बांटोगे तो मार्केट में मतलब आपने एक्स्ट्रा स्टॉक निकाल दिया, अरे डिविडेंड स्टॉक की तरह दिया ना, तो मार्केट में शेयर बढ़ जाएंगे, तो मार्केट में नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आपने स्टॉक स्प्लिट कर दिया, पार वैल्यू कम कर दी, तो आपको पता है पार वैल्यू कम करने से नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाते हैं, है ना। तो मतलब आपने 2-for-1 कर दिया, मतलब आपने डबल कर दिया, तो मार्केट में शेयर डबल हो जाएंगे। तो बेटा मार्केट में चीजें बढ़ी जा रही है, रियल में शेयर होल्डर की जो पास जो होल्डिंग है वो रियलिटी में बढ़ जाएगी, लेकिन किताबों में तो वो ही पुराने दिखा रखे हैं अभी भी। तो बेटा क्या ये विरोधाभास नहीं है, इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ट्रू एंड फेयर व्यू है भाई। अरे जैसा रियलिटी में चल रहा है आपको वैसा अपनी किताबों के अंदर दिखाना है भाई, क्या कर रहे हो ये। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चलता होगा, लेकिन बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर तो आपको रियलिटी के साथ पूरा करके दिखाना होता है, ये मैं आपको बात बता देता हूँ। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। जो लोग सोचते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिल्कुल सेम है, इस ख्याल को अपने आज से ही माइंड से बाहर निकालना स्टार्ट कर दो बेटा, आज से ही कर दो, वरना कभी भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग समझ में नहीं आएगी। ये मैं आपको लिख के बता रहा हूं बेटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और रियलिटी का 36 का आंकड़ा हो सकता है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग और रियलिटी का 36 का आंकड़ा नहीं है बेटा, ये दोनों तो साथ साथ चलेंगे। सीधी बात बता दी, ये पूरा क्रक्स बता दिया मैंने आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जो पूरा क्रक्स है, इससे ज्यादा कोई क्रक्स है नहीं। ये आप कहीं भी देख लेना, कहीं भी देख लेना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेटा रियलिटी के हिसाब से नहीं चलती, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलती है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूएस गैप के हिसाब से नहीं चलती। अरे वो तो चीजें चलेंगी क्योंकि चीजें वैसे बना दी है, लेकिन वो रियलिटी के हिसाब से चलती है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसकी अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट लोग जो अकाउंटिंग करते हैं उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं, और मैनेजमेंट मतलब मालिक लोग। और बेटा मालिक लोग जो होते हैं वो असली अकाउंटिंग करते हैं, उनको जो प्रॉफिट चाहिए होता है, वो जो प्रॉफिट अकाउंट करते हैं, वो फाइनेंशियल प्रॉफिट जैसा नकली प्रॉफिट नहीं लेते, रियल प्रॉफिट निकालते हैं। फाइनेंशियल प्रॉफिट के तो नकली प्रॉफिट है बेटा, उसमें तो बहुत सारे उल्टे सीधे खर्चे प्लस माइनस हो रखे हैं, इन रियलिटी थोड़ी ना पैसे खर्चे करते हो। ठीक है, तो ये मेरी बात मैं बता रहा हूँ, आज से ही एक थॉट निकालना स्टार्ट कर दो अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की फील्ड में जा रहे हो तो। चलो, ये तो हमने फिर पढ़ लिया, तो मैं पास में एडजस्टमेंट करनी पड़ी, तो ये रेट्रोएक्टिव रीस्टेटमेंट हमने फैक्टर्स कुछ करे और इसको हमने एडजस्ट कर लिया। लेकिन बेटा अभी भी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर नहीं आया, मतलब हमने पास्ट में जाके किताबें, ठीक है हमने पास्ट में गए, हम टाइम मशीन में गए, हमने टाइम मशीन खोली, हम पीछे जाके अपनी किताबों को चेंज कर दिया, ओके। लेकिन क्या इससे अभी भी झगड़ा सॉल्व हो गया, नहीं हुआ। अभी बेटा अभी भी झगड़ा वही है कि 1 जनवरी वालों ने जो पैसा दिया है, उनका पैसा पूरे महीने, पूरे 12 के 12 महीने यूज हुआ है, तो उनका पैसा इस प्रॉफिट को कमाने के लिए पूरा 12 महीने यूज हुआ, तो उनको ज्यादा शेयर मिलना चाहिए एज कंपेयर टू दिस वाला बंदा और दिस वाला बंदा एंड दिस वाला बंदा। क्यों? क्योंकि इन फरवरी वालों ने 1 फरवरी को पैसा दिया, इनका इस प्रॉफिट को कमाने के लिए सिर्फ 11 महीने पैसा यूज हुआ। ऐसे ही बेटा ये जो सितंबर वाले हुए हैं, इनका सिर्फ पैसा 4 महीने यूज कर गया प्रॉफिट को कमाने के लिए, तो इसका मतलब इन सबको अपनी योग्यता के अनुसार देना चाहिए, सबके साथ एक साथ देना चाहिए। खुद सोचो बेटा, कंपनी ने प्रॉफिट कमा लिया, और अगर आप सिंपल एवरेज यूज करोगे तो क्या सबके हाथ में इक्वल 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 झोली में प्रॉफिट नहीं आ जाएगा? गलत हो जाएगा, इक्वल इक्वल नहीं है बेटा इन दोनों का इक्वल इक्वल नहीं है। चलो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल ही लेकर चलता हूं। सोचो कंपनी ने $5 लाख का प्रॉफिट कमाया, 1,30,000। अब वैसे 1,30,000 नहीं है, क्योंकि हमने पीछे किताबों में जाके चीजें चेंज कर दी है, लेकिन अभी बट सिंपल समझो, अभी 1,30,000, 1 जनवरी वाले 1,30,000 थे, और 1 फरवरी वाले कितने थे? 20,000 थे। 1 फरवरी वाले 20,000 थे, और ये कितने थे बेटा? ये थे शायद 15,000। हाँ 15,000 है, ये 15,000 बेटा, ये लो 15,000। ठीक है, अगर हम ऐसे करते थे तो बेटा, अगर हम ऐसे करते थे तो आंसर जो भी आता वो इक्वल आता, मतलब 1,30,000 वाले पे भी इतना आता,
ये 20,000 वालों के पास भी इक्वल शेयर आता और इसके पास भी इक्वल शेयर आता, इन तीनों के पास इक्वल 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 शेयर आता। बेटा आपने तीनों को जोड़ के डिवाइड करते तो सबके पास एक इक्वल 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 आएगा, सबके पास एक ही तो शेयर आएगा। नहीं पता, ये लोग 1 लाख ये कितना आ गया, ये 1.5 लाख हो गया, ये 1.5 लाख हो गया, 1,65,000 हो गया। अब 5 लाख में अगर हम क्या कहते हैं उसको डिवाइड भी करें, कैलकुलेटर पता नहीं पड़ा हुआ था यहाँ पे, चलो किधर चला गया, वो 1,65,000 है। ठीक है, 1,65,000 है। जो भी आपका आंसर आएगा, वैसे तो हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 100 हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया 33। ठीक है, तो बेटा ये लो 3.33 आ गया, वैसे तो 3.33 आंसर आ गया। ये लो बेटा 3.33 मतलब एक शेयर होल्डर। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो, आपको और ज्यादा डिटेल में बता दिया कि वो स्टूडेंट्स अभी भी नहीं समझ पा रहे मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ उनके लिए। ठीक है, मतलब एक शेयर पे आप लोगों को कितना मिलेगा, मतलब इस कंपनी में अगर एक शेयर होल्डर ने अगर शेयर खरीदा तो साल के एंड में उसको एक शेयर होल्ड करने पे कितनी अर्निंग मिल जाएगी, $3.33 की। मतलब 1,30,000 जिसने होल्ड कर रखा है, जो 1,30,000 शेयर होल्डर वाले ग्रुप में, उसको भी एक शेयर होल्डर पे एक शेयर पे 3.33 मिलेगा। जो 20,000 वाले जिन्होंने फरवरी में शेयर खरीदा है, जिन्होंने 1 जनवरी को शेयर खरीदा है, 1 जनवरी को शेयर खरीदा है, उसको भी एक शेयर पे 3.33 मिलेगा, क्योंकि अब तो आपने टोटल डिवाइड करके कर दिया ना, तो सबको इक्वल 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 आएगा। बेटा बड़े ध्यान से सुनो, जिसने 1 फरवरी को शेयर खरीदा है उसके भी एक शेयर पे 3.33 आएगा। बड़ी बात ध्यान से, अब आप समझना स्टार्ट कर रहे हो, अब आप समझना स्टार्ट कर रहे हो, सुनो बड़े ध्यान से। और जिसने 1 सितंबर को एक शेयर खरीदा उसके भी झोली में 3.33 आएगा। क्या यहाँ पे आपको कुछ गड़बड़ नहीं दिखाई दे रही? इसी बात का तो झगड़ा है, यही तो झगड़ा है कि भैया कि तूने 1 फरवरी, यही जनवरी वाले कह रहे हैं कि भाई साहब हमने 1 जनवरी को खरीदा, हमको भी एक शेयर पे 3.33 मिल रहा है, हम भी एक प्लेट में लेके बैठे, हमको भी प्लेट में भाई साहब जो खाना मिल रहा है 3.33 का मिल रहा है, वो भाई साहब बाद में है उसको भी उतना ही मिल रहा है, बाद में है जो सबसे लास्ट में है उसको भी उतना ही मिल रहा है। अबे हमने पूरे साल कंपनी में पैसा लगाया, कंपनी ने पूरे साल हमारा पैसा यूज करा, उससे प्रॉफिट कमाया, और हमको एक शेयर पे कितना कमा के दे रही है, 3.33। और जिसने सिर्फ 4 महीने पैसा दिया कंपनी को, उसको भी एक शेयर पे कितना मिल रहा है, 3.33। तो बेटा हम तो बेवकूफ बन गए बेटा, ये दोनों तो बेवकूफ बन गए, और सबसे बड़ा बेवकूफ तो ये बना कि पूरा साल कंपनी में पैसा लगाया और एक शेयर पे 3.33 मिल रहा है, इसको भी और इसको भी। अबे तुमने तो गधे घोड़े सबको सेम कर दिया। अब आप जाके समझे कि क्या एक्चुअली में रियल पंगा था, ये था कॉन्सेप्ट, इन्होंने गदर मचा दिया बेटा। और बेटा रियल भी था, बिल्कुल सही भी था, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो लो फिर, अबे 4 महीने क्या कि मैं तो सिर्फ कंपनी को 1 महीना पहले पैसा दूंगा, उनमें भी 3.33 मिलेगा सबको, क्या फर्क पड़ता है? वही बात है ना बेटा, यही था वो पंगा। तब जाके दुनिया में एक कंसेप्ट आया, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग। उन्होंने बोला बेटा ये सिंपल एवरेज का सिस्टम बेकार है, इसमें तो झगड़े हो जाएंगे, अरे और ये तो बहुत ही बेकार कंसेप्ट है बेटा, ये तो कुछ बेवकूफ ही होगा जो ये चीज करता है। पकड़ा ना इसको, ये तो बहुत बड़ी गलती थी भाई साहब, ये क्या हुआ, तो गधे गधे सबको सेम चला दिया आप लोगों ने, सबको एक ही नाप दिया, सबको एक ही योग्यता के अनुसार, सबके एक ही टैलेंट। अच्छा बहुत सही भाई। तब जाके ये कंसेप्ट आया कि नहीं भैया ये जो वेटेड एवरेज गलत है, सबको अपनी योग्यता के अनुसार आपको उनका पैसा देना है। जिसने ज्यादा टाइम पैसा फंसाया उसको उसके हिसाब से मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, आपको मैंने यहाँ पे बेटा चीज बताई थी कि हम जो भी अपनी एडजस्टमेंट्स करेंगे यहाँ पे, आपको पता है हम वो वहां पे करेंगे ब्लू लाइन से। ये बेटा ये जो चीज है ना, ये भी एक्चुअली मेरी ब्लू लाइन है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं ब्लू लाइन करना भूल गया था क्योंकि ओपनिंग है ना, इसको तो आपको ब्लू लाइन करना ही पड़ेगा, ये भी ब्लू लाइन है वैसे। ठीक है, मेरे पास अभी अगर मैं आपको बताऊं, चलिए मैंने आप लोगों के लिए कर दिया, ये देखो, ये मान के चलो बेटा ये भी एक ब्लू लाइन है। ठीक है, ये ब्लू लाइन बन गई, चलो ठीक है, ब्लू लाइन हो गई। मैंने आपको बताया था इस वाले मेथड के अंदर, इस वाले मेथड के अंदर आपको जो भी एडजस्टमेंट्स करनी है वो नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट ऑफ इवेंट करनी है। तो मतलब इस वाले मेथड के अंदर बेटा जो आप एडजस्टमेंट करेंगे वो करेंगे नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग एज ऑन इवेंट डेट, उस इवेंट डेट पे करोगे बेटा, जो इवेंट का जो डेट है ना, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो आप जैसे आपने एडजस्टमेंट करी है वाली, इस इवेंट वाली पे करी, फिर नेक्स्ट इवेंट कब हुआ, 2 फरवरी। अरे 2 फरवरी वाले इवेंट पे अब नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कितने, 2 फरवरी को इवेंट हुआ, मैंने मेरी पूरी बात सुनी, मैंने ये नहीं बोला इवेंट वाली डेट पे करो, नहीं, इवेंट वाली डेट पे नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कितने वो करो। तो बेटा इवेंट वाली डेट पे नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग 1.5 लाख है, इस पे करो।
फिर नेक्स्ट इवेंट कब हुआ? 3 मई, लेकिन 3 मई में 1,000 शेयर पे नहीं, 3 मई को नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कितने उस पे करो, ये 1,49,000, तो देखो उस पर एडजस्टमेंट करी। ऐसी 4 जुलाई को इवेंट हुआ, लेकिन 4 जुलाई को इवेंट अपने 10% स्टॉक डिविडेंड दिया, उस पर मत करो। 4 जुलाई को नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग का टोटल वो कितने, वो उस पे करो। तो देखो हमने इस पे करा। ऐसी बेटा 5 सितंबर को भी इवेंट हुआ, उस पे एट द डेट ऑफ इवेंट कितने नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग उस पे करो। फिर ऐसे 6 नवंबर को भी आपने इवेंट करा, लेकिन 6 नवंबर को कितने नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग थे उस पे एडजस्टमेंट करो, ये रही। तब जाके आंसर आएगा बेटा आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसे ही इस पे जैसे इसमें यही इस वाले मेथड के अंदर नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग एट द डेट ऑफ इवेंट करना, बस बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो जो सेकंड वाला मेथड है उसमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि आपको उसमें आउटस्टैंडिंग वाला गेम नहीं चलता, उसमें दूसरा गेम चलता है, उसमें कितना टाइम कंपनी के साथ पैसा फंसा के रखा है, वो वाला लॉजिक है, ठीक है। वो भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी आप इस पे करिए, ठीक है। आ जाइए। तो अभी जैसे हमने रेट्रो आरआरएफ फैक्टर में नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग पे लगाया, ऐसे ही सेम डिट्टो नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग पे भी यहाँ पे मंथली फ्रैक्शन लगाएंगे। जैसे अब यहाँ पे फ्रैक्शन कैसे लगाना बेटा, जितने टाइम, जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आप कौन सा आरआरएफ कैसे लगाते थे, एट द डेट ऑफ इवेंट नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कितने थे, ऐसे लगाते थे ना, तो आप ऐसा फैक्टर लगाते थे। ऐसे ही यहां पे आप ये देखोगे कि कितने टाइम पैसा फंसा हुआ है नेक्स्ट इवेंट की डेट तक। बात मेरी ध्यान से सुनो, यहां पे कितने महीने आप यूज करोगे। सेकंड मेथड जो आपको मैं बताऊंगा, जो आप शायद अब तक यूज करते आ रहे हो, उसके अंदर यहां होता है, उसमें ये नहीं होता इवेंट तक कितना पैसा फंसा है, उसमें ये होता है कि कंपनी के साथ कितना पैसा फंसा के रखा है। तो अगर वो जनवरी वाला लेंगे उसमें 12 महीने लेंगे, तो आपको भी उस वाले मेथड को बेटा एक सेकंड के लिए बाहर रखा हो, वो मैं डिस्कस पूरा करके बताऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। इस वाले मेथड के अंदर आप ऐसे नहीं लेते, इस वाले मेथड के अंदर आप ये लेते हो कि नेक्स्ट इवेंट तक कितने टाइम पैसा फंसा रहा है। जैसे ये 1 जनवरी है, अब 1 जनवरी में कितना, मैंने बोला पैसा कितना टाइम फंसा के रखा है, आप बोलोगे 12 महीने, बेटा वो कंपनी के साथ फंसा के रखा है। इस वाले मेथड के साथ कंपनी वाला गेम नहीं चलता, इस वाले में ये कि नेक्स्ट इवेंट तक कितना पैसा फंसा के रखा है भाई साहब। तो बेटा इसमें नेक्स्ट इवेंट तक कितना टाइम पैसा फंसा के रखा है, 12 महीने में से कितना टाइम, ओह यहां पर मैंने दूसरा पेन ले लिया। चलिए इस वाले केस में बेटा बस नेक्स्ट इवेंट तक आपने कितना पैसा फंसा के रखा है, 12 महीने में से, 12 महीनों में से इस वाले इवेंट ने, बड़े बात ध्यान से मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग के अंदर चले जाए, इस वाले इवेंट में, मतलब इस जनवरी वाले इवेंट ने अपना पैसा 12 महीने में से कितना टाइम फंसा के रखा है नेक्स्ट इवेंट तक, बेटा 1 महीना फंसा के रखा है। देख लो जनवरी से फरवरी 1 महीना, अरे जनवरी को एक इवेंट हुआ, नेक्स्ट इवेंट दूसरा कब हो गया, 1 फरवरी को, तो कितने महीने पैसा फंसा रहा, 1,30,000 वाला पैसा कितने टाइम फंसा रहा, अरे 1,30,000 वाला पैसा आपको कितने टाइम फंसा रहा, 1 महीना, क्योंकि उसके बाद तो 1,50,000 हो गया ना, तो 1,30,000 वाला पैसा कब तक फंसा रहा, 1 महीना। ऐसी बेटा अब ये जो 1,50,000 है, देखो नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग पे चल रहा है, जैसे यहां पे हमसे ब्लू लाइन मतलब नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग एट द डेट ऑफ इवेंट कर रहे हैं, ऐसे यहां पे भी हम सीधा नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग ही लेंगे बेटा, ठीक है। ऐसी क्योंकि इवेंट है ना, इवेंट है कि ये वाला इवेंट नेक्स्ट इवेंट की डेट तक कब तक फंसा रहा, 1 महीना, ऐसी दूसरा इवेंट नेक्स्ट इवेंट तक कब तक फंसा रहा, ऐसी तीसरा इवेंट नेक्स्ट इवेंट तक कब तक फंसा रहा, ऐसी चौथा, ऐसी पांचवा, जब तक चलता रहे। बस बेटा यहां पे आंसर आ गया, आंसर खत्म आपका, एज सिंपल एज दैट। अब बेटा मैंने आपको इतना समझा दिया, ये अब आप बाकी खुद करो, मैं भी कर रहा हूं आपके सामने, लेकिन आपको मेरे से आगे निकलना है और खुद करके दिखाना है, और इसका जो टोटल है ना आपको खुद आंसर बताएगा, 12/12 होना चाहिए। इस मेथड में सबसे बढ़िया बात क्या है कि बेटा आपको यहां पे पता होगा कि आपके वेट्स बिल्कुल ठीक है, सेकंड मेथड के अंदर आपको नहीं पता होता बेटा। इस वाले मेथड के अंदर आपको ये पता होता है कि आपको आपके वेट्स बिल्कुल 1 है, क्योंकि सम ऑफ ऑल वेट्स इज इक्वल टू 1 होता है बेटा, लेकिन सेकंड वाले मेथड में सम ऑफ वेट्स ऑल वेट्स इज नॉट इक्वल टू 1 बेटा, नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो उसमें ये गेम है, तो इस मेथड में आपको ये भी पता होगा कि आपका आंसर जो वेट आया आपने बिल्कुल जेन्युइन ली है। रेट्रोएक्टिव रीस्टेटमेंट फैक्टर, रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट फैक्टर, रेट्रोस्पेक्टिव फैक्टर्स, अब मैं आपको तो आंसर आना ही है आपका, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं। इस फ्रैक्शन ऑफ द ईयर में आंसर आपका वेट्स निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटा सारा जितना भी गेम है वो सारा वेट्स पे टिका है। अगर आपने बेटा एक वेट गलत ले लिया, आपका पूरा ईपीएस खराब हो जाएगा, पूरा ईपीएस खराब हो जाएगा। देखिए पेपर में थोड़ा स्ट्रेस का माहौल होता है ना, पेपर में आपके पास टाइम इतना होता नहीं, आप जल्दबाजी में ज्यादा ही होते हैं, आपको होता है कि जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन खोल लूंगा अपना, तो उस हड़बड़ाहट में बेटा हो सकता है आप वेट्स गलत कैलकुलेट कर लो,
तो मैं आप लोगों को एक ये सजेशन दूंगा कि आप इस मेथड पे जा सकते हो। देखिए ये मेथड में समझाने में आपको, क्योंकि लंबा समझा दिया इसलिए आपको लग रहा है बड़ा है, लेकिन ये एक्चुअली में बड़ा नहीं है। सेकंड मेथड फिर भी बड़ा है बेटा, वो बड़ा मेथड, ये बहुत जल्दी हो जाता है अगर आप अपना हाथ बैठा लो। अगर आप अपने मॉक को करते हो और निकालते हो इस मेथड से, तो बेटा आपको बहुत जल्दी निकल जाएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको अगर ज्यादा ही लग रहा है, अगर आपका हाथ सेकंड मेथड में बैठा, तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं, आप उसको कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, मैं पर्सनली लेकिन ये वाला मेथड यूज करता हूँ। ठीक है, चलिए। तो एक इस वाले इवेंट ने, पहले वाले इवेंट ने दूसरे इवेंट तक अपना पैसा कितने टाइम फंसा के रखा, क्योंकि बेटा $1,30,000 वालों का पैसा कितने टाइम फंसा रहा नेक्स्ट इवेंट तक, 1 महीना, क्योंकि उसके बाद फिर 1.5 लाख हो गया ना। ऐसे ही फिर बेटा ये जो 1.5 लाख वाला पैसा है, तो ये कितने टाइम पैसा फंसा रहा नेक्स्ट इवेंट तक, देख लेते हैं। 1 फरवरी से 1 मई, बेटा 1 फरवरी से नेक्स्ट इवेंट कब हुआ, 1 फरवरी से नेक्स्ट इवेंट कब हुआ, 1 मई को। तो ये जो $1.5 लाख वाला पैसा है, ये 1 मई तक कब तक फंसा रहा, क्योंकि 1 मई को तो फिर 1,49,000 हो गया, 1,49,000 हो गया। तो 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 3 महीने फंसा रहा बेटा, 3 महीने फंसा रहा, 3 महीने फंसा रहा। ये लो 3 महीने फंसा रहा, तो इसको कर लेते हैं 3/12। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले में। ऐसी बेटा अब ये 1 मई वाला जो इवेंट है, ये नेक्स्ट इवेंट कब तक फंसा रहा, देखते हैं। बेटा पहली बात, नेक्स्ट इवेंट हुआ कब, 1 जुलाई को, 1 जुलाई को। तो ये जो हमारा $1,49,000 शेयर का पैसा है, ये नेक्स्ट इवेंट तक कब तक फंसा रहा, देख लेते हैं। क्योंकि नेक्स्ट इवेंट 1 जुलाई को तो 1,63,900 होगा। तो उन महीनों के बीच में हमारा 1,49,000 कितने महीने फंसा रहा, देख लेते हैं। 1 महीना, 1 मई, 1 जून, बेटा 2 महीने फंसा रहा, 2/12। ठीक है बेटा, 2/12 फंसा रहा। आगे आते हैं, ऐसे ही बेटा 1 जुलाई, 1 जुलाई वाला पैसा नेक्स्ट इवेंट तक कब तक फंसा रहा, देख लेते हैं बेटा। क्योंकि 1 जुलाई वाला नेक्स्ट इवेंट कब हुआ बेटा, 1 सितंबर को। तो और क्योंकि 1 सितंबर को तो 1,78,900 हो गया। तो हमको तो ये जानना, हमारा ये जो 1,63,900 है, ये कब तक फंसा, क्योंकि उसके बाद तो 1,78,900 हो गया। चलो ठीक है, तो 1 जुलाई से 1 सितंबर कितने महीने होते हैं, जुलाई, अगस्त। लो बेटा ये भी 2/12 है। ठीक है भैया, एक बार कैलकुलेट करते रहो, कितने महीने हो गए 12 में से, तो 1 + 3 4, 4 + 4 8, अभी 8 हुए, अभी भी 4 महीने रहते हैं। चलिए ठीक है, लो बेटा 4 महीने यहाँ पे पूरे हो गए, 4/12। कैसे बेटा, 1 सितंबर, हाँ 1 सितंबर, नहीं बेटा अभी पूरे नहीं हुए, गलती ज्यादा ही कर दिया बेटा मैंने। कहाँ चला गया, ये रहा। ऐसे ही बेटा 1 सितंबर, अभी अभी इवेंट रहते हैं बेटा, ज्यादा एक्साइटेड हो गया मैं। 1 सितंबर, अब नेक्स्ट इवेंट कब कौन सा है, 1 सितंबर। बेटा नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है, सारी ब्लू ब्लू पट्टी देखनी है, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग एज ऑफ द डेट। ठीक है, चलिए 1 सितंबर वाला अब जो इवेंट है, उसमें कितने शेयर है, 1,78,900, क्योंकि नेक्स्ट इवेंट में तो बदल गया बेटा, नेक्स्ट इवेंट में तो 3,58,700 होगा ना। ठीक है, ये अब तक कब तक फंसा रहा, 1 सितंबर से जो नेक्स्ट इवेंट हुआ वो नवंबर 1 हुआ, तो कितने महीने हो गए, सितंबर, अक्टूबर, तो 2 महीने हो गए। लो बेटा 2 महीने हो गए। अब बाकी कितना हो गया, अब बेटा बाकी हो गए 1 + 3 4, 4 + 6 6 + 4 10, अभी भी 2 महीने रहते हैं बेटा। अब ये जो बचा है 1 नवंबर वाला, 1 नवंबर वाला 3,50,000, ये देखो बेटा सारा मैंने आप लोगों के लिए कर रखा है, ये देखो यहाँ पे निकाल के रखा है। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। हाँ ठीक है, तो ये लो ब्लू पट्टी वाला, मैंने एक बार चेक कर लिया कि बेटा मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा ना कुछ, भाई मैं करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ आंसर। हाँ बेटा बिल्कुल सही कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। चलिए, तो 3,57,000 था, अब ये 3,57,800, रेड रेड को हटा देते हैं। अब ये भी तो, क्योंकि अभी अब 1 नवंबर आ गया बेटा, अभी 1 नवंबर आया, बाकी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमें पूरा साल एंड करना है ना, पूरा साल एंड। अब 1 नवंबर नेक्स्ट इवेंट है। अब 1 नवंबर से हमारा जो सबसे लास्ट इवेंट हुआ बेटा, लास्ट इवेंट 31 दिसंबर ही हो सकता है, अभी तक हमारा कितना पैसा रहा, 1 नवंबर को जो इवेंट हुआ वो नेक्स्ट इवेंट, अब नेक्स्ट इवेंट क्या होता है, साल का एंड, वही तो नेक्स्ट इवेंट है, लास्ट इवेंट है बेटा, साल एंड हो गया बस, वही इवेंट है। तो उसके टाइम तक हमारा पैसा कब तक फंसा रहा, ये लो बेटा, ये हो गया 2 मई, अरे 2 महीने हो गए ना, 2/12, 2 महीने हो गए। वो भी ब्लैक से लिख लेते हैं, 2/12 तक खत्म फंसा रहा, ये रहा। अब बेटा जब आप टोटल करोगे तो ये 12/12 आना चाहिए। कैसे आएगा, ये देखो 1 + 3 4, 4 + 2, इसको बेटा नीचे लिखना था, यहाँ पे आएगा एक्चुअली, ये लो यहाँ पे आएगा बेटा 2/12। जब आप इसका टोटल मारोगे तो बेटा ये 12/12 मतलब 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल बिट्स इज इक्वल टू 1 होगा। देख लो 1 + 3 4, 4 प्लस, और ये 2 × 4 8 हो गया, तो 12/12 हो गया, आ गया बेटा आंसर। बस अब इन सब को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1,30,000 इंटू 1.1 इंटू 2 इंटू 1/12, जो आंसर आएगा उसको लिखो, फिर इसका समीशन कर लेना।
सबमिशन कर लेना, ठीक है। फिर ऐसी $1.5 इंटू 1.1 इंटू 2 इंटू 3/12, ऐसी 1,49,000 इंटू 1.1 इंटू 2 इंटू 2/12। बेटा आप इसको 6 भी लिख सकते हो काट के, अगर आप इसको राउंड फिगर करना चाहते हो, 1/6, 1/4 है ना, 1 ऐसे करके आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। बाकी बेटा कैलकुलेटर तो हो गई आप लोगों के पास, ठीक है, उससे करना आप लोगों को। ऐसी 1,63,900 इंटू 2, बेटा 1.1 कर देना, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक डिविडेंड, यहाँ पे स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा, स्टॉक डिविडेंड पीछे वालों के लिए करा, 1 जुलाई से पिछले जितने भी थे उनके लिए डिक्लेयर करा, तो आगे वालों के लिए तो कोई स्टॉक डिविडेंड है नहीं, इसलिए उनके लिए कोई फैक्टर है ही नहीं स्टॉक डिविडेंड वाला। बेटा ये तो लॉजिक है, तो कॉमन सेंस है, ठीक है। फिर इंटू 2/12, फिर ऐसी 1,78,900 इंटू 2 इंटू 2/12, ऐसी 3,57,000, इसका इंटू 2 नहीं है, अरे इसमें इंटू 2 मत कर देना भाई साहब, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट पीछे वालों के लिए ना, पीछे वालों के लिए 1 नवंबर के बाद बेटा, 1 नवंबर के बाद जितने भी क्योंकि इश्यू हो रहे हैं वो तो स्टॉक स्प्लिट के बाद ही हो रहे हैं। बेटा लॉजिक समझो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर यहाँ पे आपने इंटू 2 करा है, आगे क्यों नहीं इंटू 2 करा। अरे मेरे बच्चे, छोटे प्यारे बच्चों, ये बात बड़े ध्यान से सुनो कि आगे जो स्टॉक स्प्लिट, आगे जो शेयर इश्यू होंगे 1 नवंबर के बाद, बेटा वो तो स्टॉक स्प्लिट के बाद ही होंगे, वो तो एट द पार वैल्यू ऑफ 5 ही होंगे, तो उनको तो एडजस्ट करना जरूरी नहीं है। पीछे क्या था, पीछे 10 एट द पार वैल्यू 10 के हिसाब से हो रहे थे, तो उसका टुकड़ा करना जरूरी था, लेकिन आगे तो बेटा 5 के हिसाब से ही होंगे ना बेटा, तो जितने भी न्यू आएंगे, इसलिए उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। अब लॉजिक समझे, इसलिए 1 नवंबर के बाद मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा है, लॉजिक से समझो बेटा, मैनेजमेंट को लॉजिक से करना होता है, ऐसे नहीं करना होता रट रट के, जैसा आप सोच रहे हो कि सर ऐसे क्यों नहीं करा, अरे थोड़ा दिमाग भी तो लगाओ बेटा। अब क्योंकि आगे तो जितने भी अब स्टॉक स्प्लिट, जितने भी शेयर होंगे बेटा, वो तो आफ्टर पोस्ट स्टॉक स्प्लिट होंगे ना, पोस्ट स्टॉक स्प्लिट मतलब स्टॉक स्प्लिट के बाद, वो तो अब एट द रेट ऑफ $5 होंगे, टुकड़े वाले होंगे, उसमें हमको थोड़ी ना आगे जाके चेंज करना है, वो तो होंगे ही। लेकिन पीछे क्योंकि पुराने पार वैल्यू के हिसाब से रखे थे, इसलिए उसको एडजस्ट करना पड़ा, अब उस एडजस्टमेंट के करने के चक्कर में हमारे नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होगा, तो ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा बेटा, इसलिए ब्लैंक क्यों छोड़ा पता चल गया ना। हाँ, लेकिन वेटेड नंबर को तो बेटा आराम से कर देना, तो यहाँ पे बेटा आपका आंसर आ गया, ये लो बेटा अच्छी तरह चाय का अगर हम आप पे कंफ्यूज हो गए, खिचड़ी बन गई, तो ये लो बेटा आ गया आंसर, यहाँ पे अच्छी तरह लिख दिया। ऐसी देखो यहाँ पे 1/12, 2 3/12, 2/12, 2/12, 2/12, और ये रहा बेटा लास्ट का 12, ओ ये इंटू 2/12 आंसर। अब बेटा मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे आंसर निकाल के रखा है मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि अभी कैलकुलेटर नहीं, मैं क्यों करूं, क्योंकि मैंने सब निकाल के रखा है, मैं क्यों इतनी मेहनत करके लाया फिर, ठीक है, मैंने सब आप लोगों को कैलकुलेट करा है। देखो अगर आप 1,30,000 को इंटू 1.1 इंटू 2 इंटू 1/12 करोगे तो 23,833 शेयर्स हैं, मतलब इन लोगों को शेयर मिलेगा पूरा का पूरा प्रॉफिट का। ऐसी ये जो 1.5 लाख वाले, इनको 82,500 है, ऐसी ये 54,633 है, ऐसी ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो वेटेड एवरेज ऑफ नंबर शेयर है, मतलब जो एक्चुअली खाने बैठेंगे, मतलब जिनको जितना भी कंपनी का प्रॉफिट आया, जिनको अब ये जो प्रॉफिट बांटा जाएगा वो कितने हैं, 3,34,000। बेटा अगर आप सिंपल एवरेज के हिसाब से चलोगे तो कितने हैं खाने वाले, अगर आप सिंपल एवरेज के हिसाब से चलोगे जैसा हमने निकाल लिए थे, तो कितने हैं खाने वाले, सर खाने वाले 3,57,800। लेकिन अगर आप योग्यता के अनुसार चलोगे, वेट्स के हिसाब से चलोगे, तो एक्चुअली में रियल में खाने वाले कितने हैं, 3,34,865। ये है एक्चुअली में खाने वाले बेटा, इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ये ही है बेटा को निकल गया बेटा आंसर आपका। न्यूमरेटर आपको निकालना आ गया, आईएससी आप लोगों को पता है, नेट इनकम में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देना, क्यूमुलेटिव होगा तो डिक्लेयर्ड होगा, डिक्लेयर है या नहीं फर्क नहीं पड़ता, माइनस कर देना। नॉन क्यूमुलेटिव है तो देख लेना डिक्लेयर है या नहीं, अगर डिक्लेयर नहीं है तो माइनस मत करना, आंसर माइनस, तो जब कुछ भी प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दोगे नेट इनकम में से, तो आपके पास आईएसी इनकम अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर निकल के आ जाएगा। न्यूमरेटर डन, डिनोमिनेटर आ गया, डिनोमिनेटर को मैंने आपको निकालना सिखा दिया है, रीस्टेटमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई करना, फिर आपको फ्रैक्शन ऑफ द ईयर मल्टीप्लाई करना, फिर आप उसको समीशन ले लेना, आपके पास आ गया बेटा वैंस को, डिनोमिनेटर हो गया, न्यूमरेटर हो गया, आंसर आ गया बेटा। जो अब न्यूमरेटर को डिवाइड करके डिनोमिनेटर आएगा उसे ही कहते हैं बेसिक ईपीएस, ईपीएस नहीं बेसिक ईपीएस, ये बेसिक ईपीएस है, ऐसे निकाली जाती है बेसिक ईपीएस बेटा, ऐसे निकाली जाती है बेटा। बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को समझा दिया है, इतना डिटेल है ही नहीं, इतना टेक्निकल भाषा में लिखा हुआ बेटा स्टडी मटेरियल्स के अंदर। इतने स्टूडेंट्स मेरे पास डाउट लेके आते हैं कि सर हमको समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है, नहीं समझ में आ रहा, इतना इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन ऑन वेंस को मैंने आप लोगों को दे दिया इतिहास में बेटा, इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन, इतना एक न्यू ही मेथड मैंने आप लोगों को बताया। हालांकि ये मेथड अगर कोई
बाहर से अगर सोचो ग्रेजुएशन वगैरह करके आया तो उसके लिए बिल्कुल ईजी नहीं होगा, न्यू नहीं होगा, उस लोगों को पता होगा। या अगर किसी ने सीपीआई या एसीसी करा है तो वो भी मेरे इससे समझ पा रहे होंगे। इंडिया में जो बेटा हम मेथड यूज करते हैं वो, और आपको मैं जान के हैरानी होगी बेटा, अगर आप इंडिया में भी रहे, अगर इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में भी ये मेथड यूज होता है। अगर आप सीए में या सीए करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करेंगे, तो आप लोगों को जान के हैरानी होगी हम ये वाला मेथड यूज करते हैं को, ठीक है। खैर वहां पे और भी ज्यादा टेक्निकल है जो कि आपके सीए में यूएसए सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपका जो सेकंड मेथड है बेटा वो भी मोस्ट लॉजिकल मेथड है, वो भी बहुत लॉजिक है, वो भी बहुत लॉजिकल है। मैं वो भी आप लोगों को सिखाऊंगा ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपको पेपर में कौन सा मेथड यूज करना है। ये भी इजी मेथड है, वो भी इजी मेथड है, वो लॉजिक मेथड है, क्योंकि उसमें इसमें क्या था, एक इवेंट से नेक्स्ट इवेंट तक आपका कितना टाइम फंसा रहा, उसमें कम महीने लेते हैं। उसमें यह होता कि आपका पैसा कंपनी के साथ कितना पैसा टाइम फंसा रहा, हम उसके हिसाब से महीना लेते हैं, ठीक है। तो उसमें वेट उल्टे हो जाते हैं बेटा, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। यहां पे हमारा बेसिक ईपीएस आया, अब एक बार देखते बेटा रैंक्स को निकाल लिया, अब एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे। अब हमको आईएससी निकाल लिया, डिनोमिनेटर निकाल लिया, न्यूमरेटर निकाल लेते हैं। ये देखो उस क्वेश्चन में उसने आपको बोला है नेट इनकम है या नहीं आपके पास, इस क्वेश्चन में बेटा उसने आपको दिया था नेट इनकम। ये देखो ये एग्जांपल यहां से चलता आ रहा है, नेट इनकम कितनी है, नेट इनकम थी, नेट इनकम नहीं दे रखी इसमें, नेट इनकम कहां है बेटा, ये रहा बेटा, ये रहा नेट इनकम। द इनकम अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर वो डिक्लेयर्ड अर्लियर टू 3,20,000। इसने खुद ही निकाल के बता दिया बेटा, खुद ही निकाल के बता दिया। नहीं बेटा लेकिन ये 3,50,000 कहां दे रखा है, ये रहा बेटा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। सोचो इसने यहाँ पे बोल दिया, ये देखो अंडर द फ्रैक्शन ऑफ द ईयर गोइंग बैक टू द कैलकुलेटर रिगार्डिंग टू द ऑरिजिनल कंपनी नेट इनकम वाज $3,50,000। ठीक है बेटा, मैंने आप लोगों के सामने लिखा है। वो कह रहा है ऑरिजिनल कंपनी है, उसकी पूरे साल जो नेट इनकम है, बड़े ध्यान से बेटा एक्साइटेड मत हो जाना कि मैंने सारा निकाल लिया, ये नेट इनकम है, आईएसी नहीं है, ये नेट इनकम है। अब इसमें से हमने प्रेफरेंस डिविडेंड लोगों को नहीं दिया है, पहले प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करो तभी वो इनकम आएगी जो इन लोगों के बीच में बांटनी है कॉमन स्टॉक के। तो पहले प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट कर लेते बेटा, ये लो बेटा कैलकुलेट करते हैं। क्लास है कौन सी है देख लेते हैं, जनरली क्यूमुलेटिव होती है। वो कह रहे हैं $3 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ऑथराइज 20,000 है, मतलब आपको इस कंपनी को जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ने ऑथराइज कर रखी है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस इशू करने के, वो 20,000 है। मतलब ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम जब शेयर इशू करेगी क्यूमुलेटिव के तो 20,000 कर सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है बेटा ये इतने करेगी। इसलिए 20,000 में से देखो सिर्फ 10,000 इशू करे तो प्रेफरेंस तो डिविडेंड कितने शेयर में मिलेगा, 20 या 10, 10 पे, क्योंकि बेटा शेयर कितने इशू करे, 10 पे, तो 10 ही आउटस्टैंडिंग है तो 10 पे करेंगे। तो ठीक है, और ये जो $3 लिखा बेटा ये डिविडेंड का रेट है, ये बेटा परसेंटेज फिगर पे भी लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट रेट पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एब्सोल्यूट रेट पे लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन की इच्छा पे डिपेंड करता है। ओके, तो 10,000 शेयर है बेटा क्यूमुलेटिव के, ठीक है, एक शेयर पे $3 का डिविडेंड खड़ा है, तो $3 का बन गया, ठीक है, $3 हमारा बन गया $30,000। तो बेटा $30,000 तो हमको देने क्यूमुलेटिव वालों को, हम क्यूमुलेटिव वालों को देने, लेकिन अभी क्वेश्चन देखें डिक्लेयर्ड है या नहीं, मत करो हरकत ऐसी, मत करो बेटा ऐसे पंगे। फिर से उस पर आ गए, अच्छा भले देखो सब कुछ अच्छा चलता आ रहा था, फिर ऐसे वायरस अपने दिमाग में लिया। मैंने आप लोगों को क्या बोला था, मैंने आप लोगों को यह बोला था क्यूमुलेटिव में डिक्लेयर्ड हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, कंपनी के पास स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि इनके लिए डिविडेंड काट के अलग रखना है। अगर क्यूमुलेटिव मिल गए और अगर प्रॉफिट आ गया तो बेटा बस इतना ही काफी है, प्रॉफिट आ गया और क्यूमुलेटिव दिख गए तो बेटा काट नहीं काटना, चाहे कंपनी इधर से उधर हो जाए, काटना है बेटा आप लोगों को, इनका अलग से रखना है काट के बस। तो बेटा आप काटेंगे क्योंकि प्रॉफिट हमको पता है कंपनी का प्रॉफिट है, क्यूमुलेटिव है तो बेटा ये 30,000 काटेंगे। चलो दूसरा क्लास भी $4 के नॉन क्यूमुलेटिव है, मतलब नॉन क्यूमुलेटिव वाला प्रेफरेंस शेयर भी इसके पास एक और क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर है कंपनी के पास, उसमें इसके पास जो दूसरी क्लास है उसका नाम नॉन क्यूमुलेटिव है, मतलब ऐसे लोग जिनके लिए हम डिविडेंड इकट्ठा करके नहीं रखेंगे, हाथों हाथ काट के दे देंगे। चलो ठीक है, अच्छा इनका डिविडेंड का क्या रेट है, $4। ओके, अच्छा कंपनी के पास नॉन क्यूमुलेटिव शेयर इशू करने की कितनी ऑथराइजेशन मिली है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से, 30,000 शेयर्स की। मतलब अगर कंपनी अपनी पे आ जाए और सारे ही शेयर, मतलब कह रही है आज तो मैं पूरा उठा दूंगी नॉन प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर से, तो बेटा मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर सकती है, जोर से बोलो बेटा, 30,000 शेयर इशू कर सकती है। लेकिन कंपनी ने क्या 30,000 इशू करे, नहीं करे, कितने करे, 15,000 शेयर इशू करे, कंपनी ने से 15,000 करे। और बेटा जब कंपनी ने 15,000 शेयर इशू करे, मतलब 15,000 से ही पैसा लिया, तो कितने पे डिविडेंड देगी, 30,000 शेयर पे, 15,000 पे, 15,000 शेयर पे ही डिविडेंड देगी एट द रेट ऑफ 4। तो 15,000 इंटू 4 इज इक्वल टू $60,000। तो बेटा $60,000 भी काट लेंगे लेकिन आराम से,
नॉन क्यूमुलेटिव के मैंने आपको बताया था बेटा, नॉन क्यूमुलेटिव के केस में आप ऐसे नहीं काट सकते, आपको पहले पढ़ना पड़ेगा कि कंपनी ने डिक्लेयर करा है या नहीं करा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप मान लेना कि डिक्लेयर्ड है, क्योंकि नॉर्मल आम चाल में, जैसा आप जनरल सेंस में अगर बात करें तो कंपनी अगर प्रॉफिट कमाती है तो बेटा नॉन क्यूमुलेटिव को डिविडेंड देती ही देती है, इनको रफा दफा कर देती है देके। रियलिटी में इनको डिविडेंड दिया जाता है बेटा, रोक के क्या करेगी कंपनी का, ठीक है, क्योंकि रोक के तो क्यूमुलेटिव वालों के केस में दे देती है, इन बेचारों को दे देती है बेटा, इन लोगों को दे देती है नॉन क्यूमुलेटिव, इनका रोक के क्या करेगी बेटा, इनको दे देती है। तो आपको अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा, अगर साइलेंट है तो आपको वायलेंट हो जाना है, ठीक है, आपको यही मानना कि हाँ डिक्लेयर्ड है। लेकिन अगर क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि नहीं नहीं, कि नहीं बेटा कंपनी ने डिक्लेयर नहीं करा, तो बेटा डिक्लेयर नहीं करा फिर मत मानना, ठीक है। देखो यहां पे देखो बेटा, क्वेश्चन ने बोल दिया, क्वेश्चन ने बोल दिया नो डिविडेंड्स हैव बीन डिक्लेयर्ड और पेड इन द करंट ईयर। तो बेटा इस बार कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा, तो क्या सब क्यूमुलेटिव वाले में भी नहीं काटे? अबे क्यूमुलेटिव में काटना है, क्योंकि उनके लिए कंपनी डिक्लेयर नहीं करती, उनके लिए प्रॉफिट आ गया, क्यूमुलेटिव हो गए, बस काट दो, अलग से रख दो। लेकिन ये जो अनाउंसमेंट करी है क्यूमुलेटिव वालों के लिए तो कोई अनाउंसमेंट करती नहीं, ये जो बेटा अनाउंसमेंट हो ही रही है, ये जो अनाउंसमेंट करी जा रही है, सुनो सुनो सुनो, ये सिर्फ नॉन क्यूमुलेटिव वालों के लिए करी जा रही है कि बेटा नॉन क्यूमुलेटिव वालों इस साल तुम्हें कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलना बेटा इनको, इस साल कुछ ना मिले, तो इस साल इनको बेटा कुछ नहीं मिलेगा, तो ये 60,000 की जो फालतू कैलकुलेशन करी इसको हटा दो। नहीं करेंगे, जबरदस्ती की कैलकुलेशन करनी पड़ गई बेटा, करनी पड़ गई, क्या करें। लेकिन लास्ट में इसलिए मैंने कहा था एक बार लास्ट में क्वेश्चन पढ़ लेना, अगर वो डिक्लेयर्ड है तो ठीक है, नहीं है तो कोई नहीं। तो बेटा इसको माइनस नहीं करेंगे, लेकिन इसको तो माइनस करेंगे, इसलिए 3,50,000 के प्रॉफिट में से 30,000 देखो मैंने क्यूमुलेटिव का माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितनी इनकम आईएसी कितनी आ गई, ये देखो, देयरफॉर इनकम इनकम अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर, आईएसी कितना आ गया, आईएसी आ गया मेरा $3,20,000। वैंस को कितना आ गया था बेटा, कितना आ गया था, जरा जोर से बोलो, वैंस को कितना आ गया था मेरा 3,34,865। अरे यहाँ पे है ना, अरे ये रहा, इसको मत ले लेना, अरे सिंपल वाला ये मैं इसको मारा, ठीक है, ये आ गया बेटा, देखो इसको यहाँ पे डाल दो तो न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर आएगा, इसको आप पुट करते रहो, पुट थ्योरी, इसको डालो न्यूमरेटर में, इसको डाला डिनोमिनेटर में, 3,20,000। अब हम कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, बड़े ध्यान से, कंपनी ने प्रॉफिट कमा लिया पूरे साल 3,20,000 प्रॉफिट, ये वो वाला प्रॉफिट है ये रियल मालिक लोग खाएंगे। कंपनी कह रही है ये लो भाई साहब 3,20,000 प्रॉफिट, ये लो, कितने लोगों के बीच में फेंक दिया, ये प्रॉफिट खा के फेंक दिया कितने लोगों के बीच में, $3,34,865 की जनता में, 3,34,865। बेटा ये डॉलर नहीं है, ये डॉलर नहीं है बेटा, ये नंबर ऑफ शेयर होल्डर है, ये डॉलर नहीं है बेटा, गलती से डॉलर लिख दिया, ये नंबर ऑफ शेयर होल्डर है, ठीक है। मतलब कितनी जनता है, ये क्या कर दिया मैंने, ये कितनी जनता है, कितनी जनता है, 3,34,865 मालिक लोग आ गए खाने कंपनी के बाद में, हम आ गए 3,34,865 जनता आ गई खाने, हम हमारा प्रॉफिट दो, कंपनी का ये लो 3,34,865 जनता, नंबर ऑफ लोग है ना, इतने लोग खड़े हैं, ये लो 3,20,000 का प्रॉफिट, अब सब ने बांट दिया, तो एक शेयर होल्डर की झोली में कितना आएगा, 0.9556, राउंड ऑफ करके लिखना बेटा, 0.96, राउंडिंग ऑफ चलती है बेटा, अगर आपके पेपर में नहीं है तो आप जितना आपको दे रखा उतना है, वैसे राउंडिंग ऑफ चलती है पेपर में, ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ आपको करनी है टू नियरेस्ट डॉलर, बेटा नियरेस्ट डॉलर पे आप अपना वो कर देना, ठीक है, 0.96 आपका आ गया। मतलब इस ऑक्सडेल कंपनी के अंदर किसी ने एक शेयर खरीद लिया तो एक शेयर पे उसको कितनी अर्निंग हो जाएगी, 0.96 की अर्निंग होगी, 0.96, वो एक शेयर पे 0.96 कमाएगा बेटा, समझे बेटा, ये था बेसिक ईपीएस, इससे ज्यादा नहीं था बेटा कुछ। पूरा डिटेल लगा के मैंने आपको आईएसी समझाया, पूरा डिटेल मैंने आपको लगा के वैंस को समझाया, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव उसकी हर चीज बताई। यहां पे हमारा टॉपिक खत्म होता है बेसिक ईपीएस का। नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं आपको पार्टिसिपेटिंग सिक्योरिटी बताने वाला हूं। मतलब अगर पार्टिसिपेटिंग सिक्योरिटी मतलब पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस सिक्योरिटी, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, अगर अब आपके इस क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे एक क्लास और आ जाएगी, अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और आ गए उस केस में क्या ऐसी ही बेसिक ईपीएस निकलेगी बेटा, उस केस में ऐसे बेसिक ईपीएस नहीं निकलेगी, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।